गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन। इससे पहले जब हम लोग लास्ट वेंसडे को मिले थे, जब हम लोग जनरल साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने दो जो डिजीजेज का सेक्शन है उसको स्टार्ट किया था। जो मानव शरीर में होने वाले जो अलग अलग बीमारियां हैं उनको स्टार्ट किया था। और सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कैंसर को लेकर। कैंसर को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर कैंसर जो है वो होता कैसे है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और बीमारी के बारे में पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एनीमिया से कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज क्लास लेट क्यों हुआ है? बेसिकली सम टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा लेट हुआ है, बट डोंट वरी, हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिजीजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। और बायो का, जैसे आपको मालूम है कि ये हमारा बायो पोर्शन का ये लास्ट सेक्शन है, जिसमें हमें और कुछ डिजीजेस के बारे में, कुछ जो कॉमनली अकरिंग डिजीजेज है या कुछ जो जेनेटिक डिजीजेज है उनके बारे में जानना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही कुछ जो डिजीजेज है, और उसके बाद हम लोग मेडिसिन के बारे में फिर और बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिजीज है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, या कई बार इससे संबंधित कई जो मूवीज है उनको देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम जो है, इससे संबंधित कई सारी मूवीज भी बनी है, कई सारी जो न्यूज़पेपर्स में कई बार रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्यों है, क्यों यह बीमारी जो है वो पनपती है, और कैसे इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम जो है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक अतिरिक्त जो गुणसूत्र 21 है उसकी उपस्थिति होती है। यानी हमारे शरीर के अंदर में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम जो है, अगर उसकी संख्या अधिक हो गई, अगर उसकी संख्या जो है वो अधिक हो गई, जैसे हमारे शरीर में क्या है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। हमारे शरीर के अंदर में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम्स के। जैसे मान लो 1 से लेकर 23 तक, तो उसमें एक जो 21वां नंबर जो क्रोमोसोम है, 21वां नंबर जो क्रोमोसोम है या 21वां नंबर जो गुणसूत्र है, अगर वो 2 बार रिपीट हो जा रहा है तो नॉर्मल है। मींस एक बार और एक बार और 2 बार तो होना ही है, क्योंकि हमेशा पेयर में होता है। क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर में पेयर में होता है। तो 23 पेयर्स होते हैं। अब 21वां नंबर जो पेयर है, अगर वो 2 बार की जगह 3 बार रिपीट हो गया, मींस 21, 21 और 21, या 3 बार अगर रिपीट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम नहीं, अब हमारे शरीर के अंदर में कितने हो गए, 47 क्रोमोसोम्स हो गए। यानी कि गुणसूत्र की जो संख्या है वो बढ़ गई। होनी चाहिए कितनी, 23 पेयर, 23 पेयर होना चाहिए, यानी 46 होना चाहिए। 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो है वो हमारे शरीर के अंदर में, हमारे डीएनए में मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे चेंज होता है, अगर यहां पे चेंज होता है, चेंज क्या हुआ कि 23 पेयर की जगह जो 21वां क्रोमोसोम है, अगर वो 2 बार की जगह एक बार और आ गया, तीसरी बार आ गया, तो तीसरी बार आने के कारण हमारे शरीर में जो समस्या होती है, या किसी भी मानव शरीर में जो समस्या होती है, उसे फिर हम डाउन सिंड्रोम का नाम देते हैं। और डाउन सिंड्रोम जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रेयर है। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक कॉमन बीमारी हो सकती है। प्रति 800 जीवित व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है। अब यहां पे एक चीज समझना, डाउन सिंड्रोम, जैसा आपने इसका नाम में सुना होगा, डाउन, डाउन मींस लो, लो मींस कम। यानी इससे संबंधित यह जो समस्या है, यह जो एक्स्ट्रा गुणसूत्र की जो समस्या है, जो अतिरिक्त गुणसूत्र की जो समस्या है, अगर वह किसी मनुष्य के अंदर में होती है, अगर वह किसी मनुष्य के अंदर में होती है, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि उस मनुष्य के अंदर में कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। समस्या इन द सेंस कि उस मनुष्य के अंदर में आपको देखने को यह मिलेगा, उस मनुष्य के अंदर में आपको देखने को यह मिलेगा कि कुछ ना कुछ जो ग्रोथ है, उसकी जो विकास हो रही है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी। हो सकता है हाइट थोड़ी कम हो जाए, या फिर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहीं प्रभावित हो जाए। तो अगर गुणसूत्र की समस्या जो है वो अगर प्रकट होती है, मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति में अगर ये गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, 3 बार रिपीट हो जाता है, तो इस केस में ये समस्या क्या होगी कि अब उनके अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उनका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, वह कहीं ना कहीं रुक सकता है। इसमें क्या क्या होता है, अब देखो, डाउन सिंड्रोम में नॉर्मल अगर आप देखोगे तो इसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। मींस अगर आपके सामने 800 लोग दिख रहे हैं, तो 800 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो। तो ऐसा नहीं कि बहुत रेयर है, यह कॉमन भी है। यह बहुत रेयर नहीं है, कॉमन भी है कि 800 लोगों में एक लोग में तो आपको दिख ही जाएगा। तो बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे मान लेते आप कैंसर की बात करो, या हृदय रोग की बात करो, या बाकी कोई बीमारी की बात करो, तो उससे ज्यादा ये कॉमन है, उससे ज्यादा ये कॉमन है, कई लोगों में पाया जाता है। अब देखो, डाउन सिंड्रोम होने का मतलब यह नहीं कि हमेशा जो व्यक्ति है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होगा या उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। नॉर्मली अगर डाउन सिंड्रोम से लोग ग्रसित होते हैं तो वह सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं और वह स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय लोगों में अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ भी गया है तो भी वो
तो भी वह जो है वह नॉर्मल जीवन जीते हैं। हाँ, किसी किसी में जब उनके अंदर शरीर में और कोई प्रॉब्लम हो, जब उनके शरीर में और कोई समस्या हो, तो उस केस में डाउन सिंड्रोम जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है और फिर उस केस में उस व्यक्ति की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो पूरी रुक जाती है। अब देखो, जैसे अगर हम डाउन सिंड्रोम में बात करें कि क्या क्या चीजें होती है, तो डाउन सिंड्रोम में देखने को यह मिल सकता है कि उनका जो हाथ है, उनका हाथ पैर जो है वो छोटा छोटा हो सकता है। उनके जो एक तरीके से आप बोलोगे कि उनका जो फेस है, जो आईज है, जो नोज है, वो पूरा ग्रो किया हुआ नहीं रहेगा। हो सकता है कि उनकी नाक जो हो वो छोटी हो, उनका जो फेस हो वो पूरा गोल ना हो, फ्लैट हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी जो हाथ है वो चौड़ी हो, जैसे हाथ जो है, हमारी हाथ लंबी भी होती है, चौड़ी भी होती है। पर जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम है उनके अंदर ये लक्षण देखने को मिल सकता है कि उनके हाथ चौड़े हो। ठीक है, मसल या बोन जो है उसकी संख्या कम हो सकती है। उनके अंदर में मसल्स की यानी कि मांसपेशियों की और हड्डियों की संख्या जो है वो बर्थ के समय में कम हो सकती है। इनके कान छोटे हो सकते हैं, मुंह छोटे हो सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जो एक तरीके से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट जो है वह कम हो सकता है। जैसे आप में से किसी ने बोला कि बाल कम हो, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, बट हाँ वो भी हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें अलग अलग लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, इससे होता क्या है कि अब आप एक चीज को नॉर्मली यहां पे समझना, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित जो भी लोग हैं, जो भी लोग डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, जरूरी नहीं कि सब में ये सारे लक्षण हो। जनरली क्या हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति में सुनने की क्षमता जो है वह कम हो, किसी दूसरे व्यक्ति में हो सकती है कि उनको नींद सही से नहीं आ रही हो, कानों में संक्रमण हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, तो ये सारी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो डाउन सिंड्रोम जो है एक कॉमन बीमारी है और उस कॉमन बीमारी का सिंपल सा रीजन है कि अगर एक क्रोमोसोम जो हमारे शरीर में यानी गुणसूत्र जो हमारे शरीर में 23 जोड़े होते हैं, 46 उनकी संख्या होती है, अगर उसमें से 21वां जो गुणसूत्र है, 21वां जो क्रोमोसोम है, अगर वह डुप्लीकेट हो जाता है, अगर वह 3 बार अपीयर होता है, तो फिर उस केस में डाउन सिंड्रोम की समस्या देखने को मिलती है। और यह अनुवांशिक, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अनुवांशिक रोग है, जेनेटिकल डिजीज है। चलिए, अब क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं? सीधी सी बात है, एक बार जब वो जीन्स में आ चुका है, क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो इसमें सिंपल सा है, एक बार जब वो हमारे जीन्स में आ चुका है बर्थ के टाइम में ही, तो उसको एलिमिनेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है वो जन्म से पहले होता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो जन्म से पहले किया जा सकता है। जन्म होने के बाद जैसे ही एक व्यक्ति का शरीर जो है वो पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है, तो आज की जो हमारी मौजूदा तकनीक है, आज की जो हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके हिसाब से एक बार अगर मनुष्य का ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, तो उसके अंदर में जेनेटिक परिवर्तन कर पाना अभी के समय में मुश्किल है। तो आज के समय में इसका ट्रीटमेंट हो जाए, यह बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसमें जो लोग इस समस्याओं का जो एक तरीके से सामना करते हैं, तो उनके लक्षण जो है, ये इन जो समस्याएं आती हैं, जैसे कानों में सुनने की प्रॉब्लम है तो आप हियरिंग एड दे सकते हो, आंखों में संक्रमण हो रहा है तो उसके लिए आप इलाज कर सकते हो। तो इसके जो अलग अलग लक्षण जो है, उन सभी लक्षणों का इलाज कुछ हद तक किया जा सकता है। बट क्या वो जीन्स का परिवर्तन किया जा सकता है या जीन्स को हटाया जा सकता है? आंसर इज अभी के समय में तो नहीं हटा सकते। तो ये एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जो जेनेटिक एक्वायर्ड डिजीज है। देन इसके बाद हम आते हैं दूसरे एक बीमारी पे जिसका नाम है निमोनिया। आप सभी को मालूम है निमोनिया एक हमारे यहां सबसे कॉमन बीमारी है, और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में एक अच्छी खासी जो डेथ है, बहुत सारे लोगों की जो मौत है वो निमोनिया से होती है। खासकर बच्चों के केस में निमोनिया का जो एक तरीके से प्रभाव है वो बहुत ही अधिक है। बच्चों के केस में निमोनिया का प्रभाव जो है वो बहुत ही अधिक है। अब देखो, ये डिजीजेज आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे? ये जो डिजीज है इसको पढ़ने का कारण क्या है? यूपीएससी समय समय पर इस टाइप के किसी डिजीज को लेकर क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे कि अभी आप सभी ने करंट अफेयर्स के टाइम में पढ़ा होगा कालाजार के बारे में, कि बांग्लादेश जो है वो कालाजार को खत्म कर चुका है, लेकिन भारत में अभी तक कालाजार खत्म नहीं हुआ है, कालाजार उन्मूलन जो है नहीं हुआ है। तो अगर कालाजार जैसी बीमारी न्यूज में रहती है तो एक चांस बनता है कि उसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफी कॉमन रह चुकी हैं, दूसरी चीज ये कि उनको एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया गया है या एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं लिखा गया है। तो जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी को बैकग्राउंड में रख के ही उसको आगे तैयार करते हैं। तो एनसीईआरटी में क्योंकि निमोनिया के बारे में बताया हुआ है, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फिर हम लोग बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया की अगर हम समस्या की बात करें तो इसमें दो बैक्टीरिया जो है वह जिम्मेदार है, या अनुवांशिक वाला रोग नहीं है, इसमें दो बैक्टीरिया जिम्मेदार है। उन बैक्टीरिया का नाम आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो दो अलग अलग बैक्टीरिया है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यह दो जो अलग अलग बैक्टीरिया है वह हमारे शरीर में निमोनिया जैसी समस्या के लिए या निमोनिया जैसे रोग के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। और यह जो निमोनिया है वो हमारे फेफड़े की, जो हमारी जो
जो हमारे फेफड़े हैं वह इससे प्रभावित होती है, जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है, जो हमारे श्वसन तंत्र है, उस पर यह असर डालती है। अब देखो, अब इसमें मेनली होता क्या है कि आप सभी ने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा है, श्वसन तंत्र के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। श्वसन तंत्र के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि श्वसन तंत्र के अंदर में जो हमारा फेफड़ा है, उस फेफड़े के अंदर में एक थैली के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोगों ने एल्वियोलाई का नाम दिया था। एल्वियोलाई या जो थैली वाली स्ट्रक्चर है जहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वह है हमारे फेफड़े का पार्ट एल्वियोलाई। अब यह जो एल्वियोलाई है, फेफड़े की जो एल्वियोलाई है, उसी को संक्रमित करता है यह बैक्टीरिया। हम सभी ने देखा था कि इस एल्वियोलाई का काम क्या है। इस एल्वियोलाई का काम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है, हमारे शरीर से जो हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन का आना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसी एल्वियोलाई की मदद से होता है। यही जो हवा की जो थैली है, जो गुब्बारे जैसे जो थैली है, इसी की मदद से हमारे शरीर के अंदर में हवा का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का। तो अभी जनरली क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया में जो दो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जो दो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरी है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यह दोनों बीमारियां इसी एल्वियोलाई को, या यह दोनों बैक्टीरिया इसी एल्वियोलाई को संक्रमित करते हैं। और अगर हमारा फेफड़ा संक्रमित होता है तो इसमें होगा क्या कि जो एल्वियोलाई है वह लिक्विड पदार्थ, जो तरल पदार्थ है, उनसे भर जाता है। और जैसे ही तरल पदार्थ से भर जाएगा, आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो वहां पे रुक जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो वहां पे प्रभावित हो जाएगा। इसमें बुखार, ठंड लगना और बाकी सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती है। ये लक्षण जो है निमोनिया के लक्षण, उसको याद करना जरूरी नहीं। इसके लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है, उसको बस आप याद रखना। किस पार्ट को, किस हमारे ऑर्गन को यह इंपैक्ट करती है, उसको याद रखना। निमोनिया क्योंकि बैक्टीरिया से होता है, एक चीज याद रखना, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा जीवित प्राणी है जिसके कारण हमें कोई बीमारी हो रही है, जिसके कारण हमें कोई रोग हो रहा है, तो उसको खत्म करना आसान है। बैक्टीरिया एक जीवित प्राणी है, बैक्टीरिया जो है वो जीवित है, तो जो जीवित है उसको मारा जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनके कारण निमोनिया जैसी समस्या हो सकती है, और इनका इलाज भी संभव है। इनका इलाज भी संभव है, लेकिन अगर इलाज नहीं हो पाता है समय से, तो उस केस में निमोनिया इतना खतरनाक होता है कि इसके कारण कई बच्चों की, खासकर बच्चों में जो मौत जो है वो देखने को मिलती है। कई बच्चों की मौत हो जाती है इन दोनों बैक्टीरिया के कारण। तो ये निमोनिया की समस्या है। अब देखो, अब एक और समस्या होती है श्वसन संबंधी विकार, जिसमें अस्थमा होता है। अस्थमा, अब देखो अस्थमा में क्या है, अस्थमा एक टाइप की आपकी एलर्जिक सिचुएशन है। अस्थमा जो है वो एक टाइप की एलर्जिक सिचुएशन है, एक तरीके से एलर्जी है हमारे पूरे श्वसन तंत्र का। हमारा जो पूरा श्वसन तंत्र है उसका एक एलर्जी जो है वो हम बोल सकते हैं कि यह अस्थमा है। इसको आप इस फिगर से समझने की कोशिश कर सकते हो कि देखो, ये जो है वो अलग अलग ट्यूब आपको दिख रहा होगा। ये जो है आपको अलग अलग ट्यूब की तरह के नली के आकार का जो एक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो आपको दिख रहा होगा। ये जो नली है, इसी के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब अस्थमा एक एलर्जेटिक बीमारी है। एलर्जी के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो मसल है, यहाँ पे जो मांसपेशियां है वो बहुत ही टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती है, इनमें सूजन आ जाता है। यहाँ पर देखो, ये जो होल है वो काफी वाइड है, ये जो छिद्र है वो काफी वाइड है, ये जो नली है वो काफी वाइड है और यहां से काफी चौड़ी है, और यहां से सांस की जो एक तरीके से सांस लेने की जो क्षमता है वो बरकरार रहेगी। यहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड काफी आसानी से आ जा सकता है। लेकिन अस्थमा एक एलर्जेटिक सिचुएशन है, जिसमें होगा ये कि हमारी जो एक तरीके से ये जो मांसपेशियां हैं वो फूल जाती हैं, वो एक तरीके से सिकुड़ने लगती हैं। और उसमें देखो सिकुड़ के क्या होगा, अंदर की तरफ आप देखोगे ये जो नली है वो सिकुड़ चुकी है। अब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो मुश्किल होता चला जाएगा। मसल्स जो है वो टाइट हो चुके हैं, और इस समस्या को हम लोग अस्थमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा मेनली एलर्जेटिक टाइप का एक डिजीज है। जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है किसी चीज को लेकर हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो एलर्जी जैसी समस्या या अस्थमा जैसी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो अस्थमा है वो जेनेटिक भी हो सकता है, कई लोगों में यह जेनेटिक भी हो सकता है, कई लोगों में यह कुछ खाने के पदार्थों के कारण हो सकता है, धूल के कारण हो सकता है, धूल या पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं हमारे शरीर में अस्थमा के डेवलप होने के। अस्थमा डेवलप होने पे एक तरीके से इसके लक्षणों को कम किया जाता है, बट इसको पूरी तरह हटा पाना भी मुश्किल होता है। हाँ, इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पाना आसान है, बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर पाना, इसको नियंत्रित रखना आसान होता है, लेकिन इसको पूरा एलिमिनेट कर देना, खासकर जब वो जेनेटिक हो, तो मुश्किल भरा है। अब हम आते हैं एक और जेनेटिक डिजीज पे। जेनेटिक डिजीज में एक और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है थैलीसीमिया की। थैलीसीमिया का क्या है,
थैलेसीमिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर में एक आरबीसी मौजूद होता है, जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर में हम सभी ने देखा था कि एक एक जो पदार्थ मौजूद होता है, एक जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। यह जो हेमोग्लोबिन है, इसका काम हम सभी ने देखा था कि इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। अब इस थैलेसीमिया समस्या में क्या होती है कि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो कम हो जाता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक जीन के माध्यम से होने वाली प्रॉब्लम है, एक आनुवंशिक रोग है। और इस थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर में जो हेमोग्लोबिन बनता है लाल रक्त कोशिकाओं में, उसकी संख्या काफी कम हो जाती है। हेमोग्लोबिन अगर कम होता है तो फिर हमारे शरीर के अंदर में बाकी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो एक समस्या तो होती है एनीमिया की। एनीमिया में क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी। अब यही पे दोनों में अंतर समझना। एक समस्या होती है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? उसमें भी हमारे शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और वह जो कमी है वो आयरन की कमी के कारण है, यानी वो एक डेफिशिएंसी डिजीज है, किसी चीज की कमी के कारण हो रहा है। लेकिन थैलेसीमिया एक ऐसी समस्या है जो जीन के अनुसार हो रहा है। अगर जीन में कोई त्रुटि है, हमारे जीन्स में अगर कोई त्रुटि है, तो उसके कारण यह बीमारी जो है वो हो सकती है। जो जीन्स हमारे शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन को उत्पन्न करते हैं, जैसे हम सभी ने देखा है कि हमारे शरीर के अंदर में डीएनए मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल के द्वारा शरीर के हर एक निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। तो अगर इन जेनेटिक मटेरियल में, अगर इन आनुवांशिक सामग्री में अगर कोई ना कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में फिर हीमोग्लोबिन का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होगा तो आप सभी को मालूम है कि शरीर में कमजोरी और बाकी जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। तो ये देखो, अब इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया होने का मतलब क्या है कि उसके पास ऑलरेडी जो हेमोग्लोबिन है वो कम है। तो इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया की समस्या है, उसको बार बार खून चढ़ाने की नौबत आएगी। उसको बार बार रक्त जो है, ब्लड डोनेशन, ब्लड जो है उसको चढ़ाना पड़ेगा, बार बार उसको रक्त देना पड़ेगा, उसको बार बार हॉस्पिटल में जाके अपने अंदर रक्त जो है वो डलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है, उसके शरीर के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन का बनना जो है वो कई हद तक कम है। यह हेमोग्लोबिन के अंदर में कम, एक तरीके से हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है वो कम हो रहा है। और जब यह कम हो रहा है तो फिर इस केस में उसकी समस्या आती रहेगी कि वो हमेशा इस हेमोग्लोबिन की समस्या से जूझता रहेगा। हेमोग्लोबिन नहीं होगा, शरीर का विकास सही से नहीं होगा, शरीर में जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और बार बार इस व्यक्ति को जाकर खून चढ़वाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थैलेसीमिया की समस्या जो है वह भी देखने को मिलती है। नॉर्मल में आप देखोगे कि रेड ब्लड सेल जो है वो मौजूद होता है। थैलेसीमिया में रेड ब्लड सेल कम हो सकता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है वह कम हो सकती हैं, या अगर मौजूद भी हैं तो इसका जो आकार है वो बदल सकता है। इसका जो आकार है आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर भी हो जाता है कई बार। तो इसमें भी ये जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं जैसी होनी चाहिए वैसी यहां पे मौजूद नहीं है। तो ये समस्या भी थैलेसीमिया के अंदर देखने को मिलती है कि रेड ब्लड सेल नॉर्मल केस में तो ठीक है, बट थैलेसीमिया के केस में जो हेमोग्लोबिन है उसकी संख्या कम भी है, और साथ ही साथ इसका जो आकार है वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो आकार परिवर्तन प्लस नंबर में कमी, इन दोनों समस्याओं के कारण लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पूरे लाइफ चलने वाली ये बीमारी है। आई होप क्लियर है। हाँ, फ्लैग के जैसा। हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर में रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। जब रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है तो उसी के अंदर में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। यह रेड ब्लड सेल का हिस्सा है। ठीक है, तो देखो देखो, इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। थैलेसीमिया की जो समस्या है उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं जिससे कि बदले, ठीक है, बट थैलेसीमिया की समस्या को मतलब पूरे तरीके से हटा पाना कई बार मुश्किल होता है। कुछ केसेस में हो भी सकता है, लेकिन मुश्किल है, जटिल है। नॉर्मली लोग जो है वह एक तरीके से बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं, या फिर इवन जो रक्त का जो एक तरीके से रक्त प्रत्यारोपण जो है वह होता है, ब्लड ट्रांसप्लांट होता रहता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर होता है, अस्थि मज्जा जो है वो अगर प्रत्यारोपित होता है, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाए, बट हर बार गारंटी नहीं होगी। तो ये थैलेसीमिया की है। एक और समस्या है इसी से संबंधित, और वो होती है हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया भी जो है वह बेसिकली या तो जीन की कमी से या जीन में त्रुटि होने के कारण होती है। जैसे थैलेसीमिया है वैसे ही एक और रोग है हीमोफीलिया। यह भी हमारी रक्त से संबंधित ही बीमारी है। हीमोफीलिया रक्त से संबंधित ही बीमारी है, जिसके कारण अब क्या होता है कि उसमें या तो जीन की कमी होगी या जीन जो है वो उसमें कोई त्रुटि होगी। अब हीमोफीलिया की समस्या जहां पे है वहां पे रक्त के थक्के जो है वह कैसे बनते हैं? रक्त के थक्के जो है वो बनते हैं प्लेटलेट की मदद से।
तो मान लेते हैं कि अगर किसी को हीमोफीलिया की समस्या है, हीमोफीलिया की समस्या है, तो इसका मतलब उसमें प्लेटलेट की जो कमी है वह पाई जाएगी। तो यहां पे जो कमी है वो प्लेटलेट की पाई जाएगी। प्लेटलेट्स, आप सभी को मालूम है ये जो प्लेटलेट्स है इनका हमारे शरीर के अंदर में काम होता है कि यह रक्त के थक्के जमाने में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में यह हेल्प करते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जब यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और अगर इनकी ही कमी हो जाए शरीर के अंदर में, तो उस समस्या को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। अब देखो, हीमोफीलिया के जो पेशेंट है नॉर्मली उनको समस्या नहीं होती रहेगी, नॉर्मल टाइम में उनको समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से उनका रक्तस्राव जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी उनके शरीर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तब आएगी उनको समस्या कि अब जो ब्लड है वो रुक ही नहीं रहा है। एक बार अगर कहीं पे कट हो जाता है तो एक बार वहां से अगर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वह रुकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी यही समस्या होती है कि एक बार जब रक्त का स्राव शुरू हो जाए तो आसानी से नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि रक्त के जो थक्के हैं वह नहीं जम रहे, प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, प्रचुर मात्रा में शरीर के अंदर में नहीं है। क्यों नहीं है? यह भी एक अनुवांशिक रोग है, यह भी जीन में त्रुटि के कारण, जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण, या कि जो हमारी अनुवांशिक सामग्री है उसमें कमी के कारण या उसमें त्रुटि के कारण यह हीमोफीलिया की समस्या जो है वो हो सकती है। तो थैलीसीमिया जो है वह एक ऐसी समस्या है जिसमें आरबीसी की समस्या आती है, या जो हमारे शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन है उसकी समस्या आती है। हीमोफीलिया एक ऐसी समस्या है जिसमें प्लेटलेट की संख्या कम होती है, रक्त के थक्के जो है वह नहीं जम पाते। तो ये दोनों भी अनुवांशिक रोग है जिसके कारण हमें समस्या देखने को मिलती है। देखो, अब नॉर्मल केस में क्या है कि अगर कहीं पे मान लेते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर में कहीं पे चोट लगता है, मान लो ये हमारा रक्त की कोशिकाएं हैं, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर इस ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी कट लग गया तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि नॉर्मल केस में अगर यहां पे कट लग गया है तो प्लेटलेट जो है और बाकी जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो काम करेंगे और यहां पे रक्त का थक्का जमा देंगे, रक्त को यहां पे नियंत्रित कर देंगे। लेकिन अगर एबनॉर्मल है, मान लेते हैं हीमोफीलिया की समस्या है, हीमोफीलिया की समस्या है, तो इसमें प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होंगे और जैसे ही कहीं पे कट हुआ तो बहुत सारा ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इस केस में, हीमोफीलिया के केस में लोगों की मृत्यु भी हो सकती है कि अगर उसको सही समय पर रोका नहीं गया, अगर उसको सही समय पे डॉक्टर का इलाज नहीं मिलता है, अगर उसको रोका नहीं जाता है, तो इस केस में जो व्यक्ति हैं उनकी मौत भी हो सकती है। अब देखो, एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल अगर ब्लीडिंग है, रक्त का जो स्राव है वो बाहर की तरफ हो रहा है, अगर बॉडी से बाहर की तरफ हो रहा है तो उसको रोकने के कई सारे उपाय होते हैं, कई सारे उपाय जो है उसको रोकने के होते हैं। लेकिन अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया की समस्या से ग्रसित है, यानी उसके अंदर में प्लेटलेट का उत्पादन कम हो रहा है, स्टार्टिंग से ही कम हो रहा है। एक क्या होता है कि प्लेटलेट कभी कभी हमारे शरीर में कम हो जाता है, जैसे डेंगू वायरस हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो उसमें प्लेटलेट कम होता है। तो उसमें क्या है कि जैसे ही वायरस का असर खत्म होगा वैसे ही प्लेटलेट जो है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मली हमारे शरीर में मेंटेन हो जाता है प्लेटलेट। लेकिन हीमोफीलिया की समस्या एक ऐसी समस्या है जहां पे प्लेटलेट का उत्पादन जिस जीन के कारण होता है उस जीन में ही त्रुटि है। हमारे शरीर के अंदर में जो भी उत्पादन होता है, जो भी नई चीजें बनती है, वह किसी न किसी जीन की मदद से बनती है। तो अगर वो जीन ही मिसिंग है, अगर वो जीन ही मौजूद नहीं है, तो फिर यहां पर प्लेटलेट्स बन नहीं पाएगा और एक बार जब कट होगा तो इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा कि हमेशा ब्लड जो है वो निकल ही रहा है। आई होप ये क्लियर है, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि हमारे वेसल्स जो है वह कमजोर हो गए हो, या हार्ट से बहुत अधिक पंपिंग हुई हो, हार्ट से जो पंपिंग हुई हो बहुत अधिक फोर्स में हुई हो हमारी, हो सकता है जो आर्टरीज है वो डैमेज हो गई हो अंदर में, या वेसल्स डैमेज हो गई हो, तो हो सकता है। हाँ, एनीमिया को अगर हम बात करें, एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो डेफिशिएंसी से होती है, डेफिशिएंसी से होती है, मतलब किसी चीज की कमी से है, आयरन की कमी से है। तो अगर आयरन प्रचुर मात्रा में मिले तो एनीमिया की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। प्लेटलेट हमारे रक्त का हिस्सा है, प्लेटलेट जो है वो हमारे रक्त का हिस्सा है और इस प्लेटलेट का सिंपली काम होता है ब्लड के अंदर में हमारे यहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाया जाता है। तो प्लेटलेट क्या है? सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सेल के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको प्लेटलेट्स बोला जाता है। डाउन सिंड्रोम मुख्य रूप से मानसिक विकार नहीं है, मानसिक से लेकर शारीरिक विकार भी उसमें हो सकता है। देखो, एक चीज यहां पर क्लियर समझो, जो जेनेटिक डिजीज है, आप सभी उन बीमारियों के बारे में सोचो जो जेनेटिक डिजीज है, चाहे वो थैलीसीमिया हो, हीमोफीलिया हो या बाकी जो भी हो, ये सभी जेनेटिक डिजीज है, यानी कि ये आपके जीन्स का पार्ट बन चुके होते हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर, कोई भी व्यक्ति के अंदर में अगर हीमोफीलिया या थैलीसीमिया का, एक तरीके से हीमोफीलिया और थैलीसीमिया का अगर प्रभाव है या ऐसे कोई भी जेनेटिक डिजीज का प्रभाव है, तो मतलब ये आपकी आनुवांशिक सामग्री में पहले से मौजूद है। इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है,
इनके प्रभाव को कई हद तक कम किया जा सकता है, कुछ रेयर केसेस में इनको एक तरीके से खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन हर बार इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यह शरीर के डीएनए के अंदर में मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर में मौजूद है। तो आज की जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसमें एक बार जब कोई शरीर डेवलप हो चुका है, एक बार जब कोई व्यक्ति जो है उसका शरीर डेवलप हो चुका है, तो उसके बाद उसके डीएनए को परिवर्तित कर पाना आज के समय में मौजूदा टेक्नोलॉजी के हेल्प से पॉसिबल नहीं होता। एक क्वेश्चन था, अस्थमा का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो सॉल्यूशन रिलेटेड बीमारी कैसे, किससे रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारी कैसे होता है? अस्थमा जो है वो एक एलर्जेटिक बीमारी है, अस्थमा जो है वो एक एलर्जेटिक बीमारी है। तो अस्थमा का मतलब ये नहीं कि वो बीमारी हमेशा किसी को परेशान करती रहती है। अस्थमा तब जाकर एक्टिव होती है जब आपको, अस्थमा का मतलब आपके शरीर के अंदर में एक एलर्जेटिक रिस्पॉन्स है। तो जब आप पॉल्यूशन में है तो वो अस्थमा की समस्या रहेगी। जब आप पॉल्यूशन से बाहर चले गए, अगर आपका वातावरण जो है वो सही है तो फिर उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जैसे आप फिर वापस से पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में गए, वापस से आप धूल धक्कर में गए, तो फिर वहां पे अस्थमा की समस्या हो सकती है, पुनः आपके शरीर में दिख सकती है। रिकॉर्ड क्लास नहीं चल रहा है, देखो रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं ओपन हो पा रहा है, तो इसके लिए आप एक बार टेक्निकल टीम से पूछो, इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, आप खुद बताओ। मैं बिल्कुल आपकी जो कंसर्न होती है मैं वो टेक्निकल टीम को बोल देता हूं कि पीडीएफ नहीं मिला है, वो भी मुझे बता देते हैं कि पीडीएफ को अपलोड कर दिया गया है। तो इसके बाद, और आप ही के बैच में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पीडीएफ मिल चुका है, तो ऐसा तो नहीं कि एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। और अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो इसके लिए आप टेक्निकल टीम को बोलोगे ना। चलिए, अब एक चीज यहां पे समझना, इसमें से बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे थैलेसीमिया की समस्या है, या हीमोफीलिया की समस्या है, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, जरूरी नहीं कि वो माता पिता के द्वारा ही ट्रांसफर हुई हो। जरूरी नहीं कि वो माता पिता के द्वारा ही ट्रांसफर हुई हो। कई बार क्या होता है कि जब नए बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब नया बच्चा का जन्म हो रहा होता है, तो उस समय में, जिस समय गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के समय में अगर कुछ एक तरीके से कुछ प्रतिकूल वातावरण मिले, कुछ अगर प्रतिकूल वातावरण मिले, तो उस केस में भी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। कई बार हमारे जीन में परिवर्तन जो है वो बच्चे के जन्म के समय हो रहा होता है। ठीक है? जैसे मान लो कभी मान लेते हैं कि किसी महिला का गर्भावस्था स्टार्ट होने वाला है, मींस किसी महिला के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भावस्था जो है वो स्टार्ट होने वाली थी, या गर्भावस्था चल रही है, उस समय में प्रतिकूल वातावरण है। प्रतिकूल वातावरण में कई चीजें आ सकती है, मान ले हमारे इन्वायरमेंट में ही कोई समस्या है, क्लाइमेट की कोई समस्या है, या फिर जहां पे वह महिला रह रही है वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, वहां का पानी जो है वह दूषित है, वहां का जो खाना है वह दूषित है, या वह कुछ अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले रही है जिसका प्रतिकूल असर हो जाए, या फिर हो सकता है उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो जिसका प्रतिकूल असर हो जाए, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हो उसका असर पड़ जाए, तो इन सभी के कारण भी जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि माता पिता के अंदर जो जीन्स थे वह अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुए हैं। कई बार यह जो रोग है वह तब हो जाता है जब गर्भावस्था के समय में जीन में म्यूटेशन आ जाती है, या जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है। तो हमेशा ट्रांसफर हो यह जरूरी नहीं। कई बार बर्थ के समय में, जन्म के समय में, जब बच्चे गर्भावस्था के स्टेज में होते हैं, उस समय में शरीर में या जो जीन्स है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण यह बीमारियां हो सकती है। तो यह बिल्कुल माता पिता से आए या माता पिता का को है तभी बच्चों में जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। चलिए, अब हम आते हैं इससे आगे। एक समस्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस या रंग रंग दृष्टिहीनता है। रंग दृष्टिहीनता यानी कि कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाने की क्षमता है। अब यह भी एक तरीके से जेनेटिक डिजीज है, और यह जो डिजीज है वह माता पिता के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर होता है। यह जो डिजीज है, यह जो बीमारी है, वो माता पिता के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो यह जो रंग दृष्टिहीनता है, इसके बारे में सबसे पहले यह समझना कि यह जो रंग दृष्टिहीनता है, ज्यादातर केसेस में यह जो रंग दृष्टिहीनता है वो पुरुषों के केस में, यानी कि जो पुरुष हैं, जो मेल है, उनके केस में रंग दृष्टिहीनता पाई जाती है। और रंग दृष्टिहीनता में मेनली क्या होती है कि जो नीला रंग है उसको हरे रंग से अलग करने में असमर्थ होते हैं। मींस उनको नीले रंग में और हरे रंग में जो अंतर है वह स्पष्ट नहीं होता। ब्लू कलर और जो ग्रीन कलर है उसके बीच का जो अंतर है, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, आरजीबी। प्राइमरी कलर जो है उनको आरजीबी भी बोला जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें ग्रीन और ब्लू, इनको
अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इनको अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिनके अंदर में रंग दृष्टिहीनता की समस्या होती है। तो यह जो है वो बेसिकली जो जीन्स के कारण ही होता है। यह भी एक अनुवांशिक रूप से अनुवांशिक जो रोग है वह इसमें देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। यह भी एक अनुवांशिक रोग है जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो, अब ये जो रंग दृष्टिहीनता है वह दोनों जो है वह एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो 23 गुणसूत्र हैं, 23 गुण में से 22 जो है वह नॉर्मल गुणसूत्र है जिनको ऑटोसोम भी बोला जाता है। और एक पेयर जो है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जिसमें XX या XY होते हैं। इसमें XX या XY जो है वह देखने को मिलता है। तो जो रंग दृष्टिहीनता है वह जनरली एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर पाया जाता है। ठीक वैसे ही जो हीमोफीलिया है वह भी एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और यह जो कलर ब्लाइंडनेस है वह भी एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे यह पाया जाएगा। अब यहीं पे समझना, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लो एक कोई बच्चा है, ठीक है, पेरेंट्स होंगे, माता और पिता से या तो हो सकता है कि एक लड़की का जन्म हुआ हो, या हो सकता है एक्स और वाई, यानी एक लड़का का जन्म हुआ हो। तो ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय। अब एक चीज यहां पे समझना कि मान लेते हैं कि यह जो बच्चा है, सॉरी, यह मदर हो गए, यह फादर हो गए, यह मदर हो गए और फादर हो गए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी जितने भी आपके चैट है उसको 2-4 मिनट के लिए रोक लेना, और पीडीएफ वगैरह की समस्या को भूलकर एक बार थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक केस है मदर और फादर का, मानकर चलते हैं कि जो फादर है वह कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, मानकर चलते हैं कि जो फादर है वह कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। तो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होने का मतलब, अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे एक जो डॉट दिख रहा है, इसका मतलब इसमें समस्या है। अब मान लेते हैं इन दोनों से या तो एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है। तो इन मदर और फादर के माध्यम से अगर कोई लड़की होती है तो लड़की में एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा, और एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से आएगा। तो मान लेते हैं ये एक लड़की है और इसके अंदर में ये डिफेक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है वो आ गया। वो एक लड़की जो जन्म लेती है उसके में एक्स क्रोमोसोम आ गया। अब इस गर्ल चाइल्ड में, अब यह जो बच्ची होगी इसके अंदर में अगर एक्स क्रोमोसोम आ भी गया है तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, जो दूसरा एक्स गुणसूत्र है, वह इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, और यहां पे कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम इस लड़के की बात करें, इस लड़के का जिसका जन्म हुआ है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कहां से आया है? मदर के पास से आया है। और वाई क्रोमोसोम कहां से आया है? फादर के पास से। फादर में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी, रंग दृष्टिहीनता की समस्या थी, लेकिन वह बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फादर से वाई आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है। फादर से यहां पे वाई आएगा तभी लड़के का जन्म होता है। तो इस समस्या में कलर ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ना यहां पे लड़की में देखने को मिली, ना लड़के में देखने को मिली। तो अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है या फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, फादर में रंग दृष्टिहीनता पाई जाती है, तो वह आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो, इसकी चांसेस ना के बराबर होती है। अब मान लेते हैं कि वहीं पे दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मदर जो है वह कैरियर है। मान लो जैसे ये जो गर्ल चाइल्ड है, इसके नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, इसके आगे के आने वाले जो पीढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गर्ल चाइल्ड के अंदर में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वह ऐसा है जिसमें यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है वह मौजूद है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वह इसमें मौजूद है। तो अब इनका जो चाइल्ड होगा, इनके चाइल्ड में भी दो केसेज हो सकते हैं। एक तो होगा डबल एक्स और दूसरा है XY। अब यहां पर मानकर चलते हैं कि ये जो फादर है उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें रंग दृष्टिहीनता की समस्या नहीं है। अब यहां पे मदर में है। अब एक कंडीशन मानकर चलते हैं, हालांकि हर बार हो जरूरी नहीं, लेकिन 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है। मान लेते हैं इनको दो लड़के हुए, इनको इस पेरेंट को दो लड़के हुए। एक में जो एक्स आया उसमें कोई समस्या नहीं थी, पर दूसरा जो एक्स आया उसमें यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है वो ट्रांसफर हो गया। तो 50-50 चांस ये है कि अगर इनको आगे के जनरेशन में कोई अगर लड़का होता है तो इसमें यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है वो चला जाएगा। और यहां पे इस एक्स क्रोमोसोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसकी समस्या को खत्म करने के लिए कोई भी जीन जो है वो मौजूद नहीं है, या कोई दूसरा गुणसूत्र जो है वो मौजूद नहीं है। तो यह मां से जो मेल चाइल्ड है, जो लड़का है, उसमें यह समस्या ट्रांसफर हो सकती है, यह जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है वो ट्रांसफर हो सकती है। अब ये गर्ल चाइल्ड में हो, इसकी कारण, इसकी जो संभावना है वो बहुत ही कम है, इसकी संभावना जो है वो कम होती है। जनरली इसकी जो संभावना है वो आज के समय में बहुत कम पाई जाती है। नॉर्मली 96% जो कलर ब्लाइंडनेस के केस है वो सिर्फ पुरुषों में देखे जाते हैं। महिलाओं के केस में इसकी संख्या जो है वो 2-3% के आसपास में है पूरे वर्ल्ड में।
तो महिलाओं के केस में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या बहुत ही कम होती है, उनको रंग दृष्टिहीनता की समस्या नहीं होती। लेकिन बॉयज में या लड़कों में रंग दृष्टिहीनता की समस्या हो सकती है अगर मदर के अंदर में कलर दृष्टिहीनता की समस्या नहीं होती। लेकिन बॉयज में या लड़कों में रंग दृष्टिहीनता की समस्या हो सकती है अगर मदर के अंदर में कलर ब्लाइंडनेस का कोई जीन जो है वो मौजूद है। मदर जो है या जो गर्ल है वो कैरियर होती है, मींस उस जीन को आगे तक लेकर जाती है, बट उससे खुद वो प्रभावित नहीं होती है। हाँ, मान लो एक ऐसी सिचुएशन हो कि मदर के अंदर में भी एक्स क्रोमोसोम जो है डिफेक्टिव हो, जो फादर है उसके अंदर में भी कलर ब्लाइंडनेस हो, तो इसमें एक कंडीशन बनती है कि मदर से भी कलर ब्लाइंडनेस कहा गया और फादर से भी कलर ब्लाइंडनेस कहा गया, तो उस केस में जो गर्ल होगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने को मिल सकती है, उसमें यह जो रंग दृष्टिहीनता की समस्या है वह देखने को मिल सकती है। बट ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है कि दो ऐसे लोग साथ में आए जो दोनों के अंदर में कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है वो मौजूद हो और उसके बाद फिर उनका जो फ्यूचर चाइल्ड हो वह एक गर्ल हो और उस गर्ल के अंदर में भी यह दोनों जीन्स मौजूद हो, इसकी जो चांसेस है वो बहुत ही कम होती है। तो ये सिंपल सा समझना कि रंग दृष्टिहीनता एक जेनेटिक डिजीज है। इस जेनेटिक डिजीज के तहत जो ग्रीन कलर है, या एक तरीके से हालांकि इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट मेनली ग्रीन कलर और ब्लू कलर के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। कई लोगों को रेड और ग्रीन कलर में अंतर कर पाने में मुश्किल होता है कि वह लाल में और हरा में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को ब्लू में और येलो में, यानी कि जो नीला रंग है और जो येलो रंग है, जो पीला रंग है, उसमें अंतर कर पाने में समस्या होती है। कुछ लोगों को कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें वह कोई भी कलर जो है वो देख नहीं पाते। तो कलर ब्लाइंडनेस के भी अलग अलग स्टेज होते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बट मेनली क्या है कि ब्लू और ग्रीन, ज्यादातर लोगों में ब्लू और ग्रीन के बीच में अंतर डिफरेंस नहीं समझ में आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पिंक के 5 अलग अलग शेड्स को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है। अगर 4-5 अलग अलग कलर के पिंक कलर होते हैं उसमें आप नहीं डिफरेंस कर पा रहे हो तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं बोलते। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सिर्फ प्राइमरी कलर को लेकर ही होता है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, इन्हीं सब को लेकर है। आई होप क्लियर है। मैं ब्लू दिख रहा हूं? देखो, ग्रीन तो नहीं पहना है, ब्लू भी नहीं है। मदर में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, मदर में कलर ब्लाइंडनेस का जीन्स जो है वह मौजूद होता है। मदर जो है या गर्ल जो है वो कैरियर होती है, मींस उसको आगे तक लेकर जाती है, बट उसके उनके अंदर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। व्हाइट और ब्लू मिक्स है? कहां व्हाइट और ब्लू मिक्स है? ये कलर, इस लाइट का भी तो इंपैक्ट है। हाँ, इस कलर ब्लाइंडनेस के जो वाहक हैं वो मदर होती है, मां के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। सेकेंड सर्कल जो है इसमें ब्लू और येलो कलर में अंतर है कि ब्लू और येलो को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। जिनको मैं रेड दिख रहा हूं, अब तो वो कलर ब्लाइंडनेस का नहीं, वो बाकी सभी चीजों का ट्रीटमेंट करा ले, जिनको मैं अभी रेड कलर का शर्ट पहने हुए दिख रहा हूं। चलिए, क्रोमोसोम डिफेक्टिव नहीं होता क्या? वाई क्रोमोसोम में भी डिफेक्ट आ सकती हैं, वाई क्रोमोसोम में भी डिफेक्ट आ सकती हैं, पर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट के कारण होता है। देखो, एक चीज यहां पे समझो, जो मदर है, मान लेते हैं जैसे इस गर्ल में ये ट्रांसफर हो गया जीन, इस गर्ल के अंदर में, इस बालिका के अंदर में अगर ये ट्रांसफर हो जाता है, तो ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं कि अब इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का इंपैक्ट दिखेगा। इंपैक्ट नहीं दिखेगा, मींस अब यह जो बालिका है या जो बच्ची है उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का इंपैक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम जो डिफेक्टिव है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो सही है। तो इसके अंदर यह इंपैक्ट जो है या प्रभाव जो है वो नहीं दिखेगा। लेकिन इस एक्स क्रोमोसोम को, यह डिफेक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है वह चाइल्ड के अंदर में मौजूद है, गर्ल चाइल्ड के अंदर में मौजूद है। जब यही गर्ल चाइल्ड आगे जाकर मदर बनेगी तो फिर उस केस में यह जो एक्स है वो ट्रांसफर हो सकता है। 50-50 चांसेस है कि अगर मान लो उनके 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों में एक लड़के में नहीं होगा, दूसरे में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, या किसी में भी नहीं हो सकता है। तो ये 50-50 चांस होती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो लड़कों में ज्यादातर होगा। चलिए, अब आते हैं इसके आगे, और यह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है यह भी अगेन पुरुषों को प्रभावित करने वाली समस्या है, पुरुषों में प्रभावित होती है। और बेसिकली इसके अंदर में जो प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली अगर हमने देखा कि मनुष्य जो पुरुष जो है उनके अंदर में एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो आता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वह देखने को मिलता है पुरुषों के अंदर में। लेकिन अगर डबल एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वह देखने को मिले, अगर हम डबल एक्स वाई क्रोमोसोम देखते हैं तो फिर उसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के रूप में इसको फिर जाना जाता है कि अब ये पुरुषों के केस में पाया जाएगा। जहां पे पुरुषों में एक्स और वाई होना चाहिए वहीं पे अगर पुरुषों में डबल एक्स वाई आ गया, यानी कि जो मदर है, मदर से दोनों जो क्रोमोसोम्स है, दोनों जो एक्स है वह ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में डबल एक्स वाई जो समस्या है वह एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का रूप ले लेती है। इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होगा क्या, इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि उनकी जो हाइट है वह अधिक हो सकती है, शरीर पे जो बाल है वह कम हो सकते हैं, उनके जो उनका एक तरीके से जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो हो सकता है, और आवाज जो है वो मोटी हो सकती है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वह देखने को मिलता है मेल के केस में, वह मेल के केस में देखने को मिलता है, और यह डबल एक्स वाई सिंड्रोम के कारण होता है। लेकिन अब एक चीज को यहां पर याद रखना, आप सभी ने एक टर्म सुना होगा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का इससे कोई संबंध नहीं है, ट्रांस एक्स वाई सिंड्रोम के कारण होता है। लेकिन अब एक चीज को यहां पर याद रखना, आप सभी ने एक टर्म सुना होगा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का इससे कोई संबंध नहीं है, ट्रांसजेंडर है, जेंडर और लिंग में अंतर होता है। एक होता है सेक्स विच इज मेल और फीमेल, सेक्स इज इधर मेल और फीमेल। दूसरा होता है एक जेंडर, जेंडर एक पहचान है, वो दूसरी चीज होती है, वो बायोलॉजिकल नहीं होती। बायोलॉजिकली जनरली बायो के हिसाब से या तो मेल या फीमेल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। अब जेंडर जो है वह अपनी एक पहचान है, जेंडर जो है वह व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है कि जेंडर इस बेसिस पे तय किया जाता है कि उनका किसके प्रति आकर्षण है, उनका किसके प्रति आकर्षण है, उसके अनुसार जेंडर तय किया जाता है, जिसमें लेस्बियन, गे, क्वीर और बाकी जो और अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वह भी आते हैं। लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, ये सभी जो अलग अलग जो नेम्स है वह जेंडर को लेकर होता है। जेंडर और सेक्स में अंतर है, सेक्स में बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो मेल और फीमेल के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, और जेंडर जो है वो एक अपनी अलग सोच है, वह अपने ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो आकर्षण है उसके प्रति उसको डिफाइन किया जाता है। तो अब देखते हैं क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर में जो डबल एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वह मौजूद हो सकता है, और जब यह डबल एक्स वाई क्रोमोसोम मौजूद होगा तो शरीर के अंदर में कुछ जो ग्रोथ है वो डिफॉर्म हो सकता है, ग्रोथ जो है वो अलग हो सकता है, ग्रोथ में कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसे हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के रूप में जानते हैं, और इसमें डबल एक्स वाई जो है वह देखने को मिल सकता है। तो यह सिर्फ पुरुषों के केस में देखने को मिलता है, सिर्फ पुरुषों के केस में यह देखने को मिलेगा। और इसी तरीके का एक जो सिंड्रोम, बेसिकली इसके अंदर में जो प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मली अगर हमने देखा कि मनुष्य जो पुरुष जो है उनके अंदर में एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो आता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वह देखने को मिलता है पुरुषों के अंदर में। लेकिन अगर डबल एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वह देखने को मिले, अगर हम डबल एक्स वाई क्रोमोसोम देखते हैं तो फिर उसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के रूप में इसको फिर जाना जाता है कि अब ये पुरुषों के केस में पाया जाएगा। जहां पे पुरुषों में एक्स और वाई होना चाहिए वहीं पे अगर पुरुषों में डबल एक्स वाई आ गया, यानी कि जो मदर है, मदर से दोनों जो क्रोमोसोम्स है, दोनों जो एक्स है वह ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में डबल वह है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वह एक तरीके से टर्नर सिंड्रोम जो है वह महिलाओं में होता है, यह जो है वो सिर्फ महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है वो डबल एक्स क्रोमोसोम जो है वह पाया जाता है, लेकिन जिनका टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स क्रोमोसोम जो है वह एक मौजूद रहेगा और दूसरा वाला जो है वो चेंज हो गया है, वो गायब है। तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या जो है वो महिलाओं के केस में देखने को मिलती है। पुरुषों के केस में हमने देखा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वह डबल एक्स वाई है, और वहीं पे जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में एक्स की जो एक प्रति है वह गायब होती है और इसको टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। अब देखो ये कॉमन समस्या है जो देखने को मिलती है। इसके अलावा अब एक चीज समझना कि इसके अलावा अलग अलग जेनेटिक समस्याएं हो सकती हैं, और वो हर लाइक छोटे छोटे पॉपुलेशन में, कुछ छोटे ग्रुप्स में, कुछ लोगों को हो सकती है, कई बार कुछ ज्यादा लोगों को होती है। तो ये अलग अलग और समस्याएं भी, जेनेटिक समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में सिर्फ क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम ही पाया जाएगा, इसके अलावा बाकी अनुवांशिक समस्या भी हो सकती है कि कभी डबल एक्स की जगह जो है वो डबल एक्स वाई जैसे बनने को दिख रहा है, वैसे ही हो सकता है डबल वाई भी बनता हुआ कभी दिख जाए, हालांकि उसके चांसेस बहुत ही रेयर है, डबल वाई हो नहीं सकता। तो
एक्स हो और सॉरी सिर्फ वाई हो, एक्स मौजूद ना हो। तो इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिल सकती है कि एक्स जो है वो परिवर्तित हो गया हो या वाई जो है वह परिवर्तित हो गया हो। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स को लेकर बाकी समस्याएं भी हो सकती है, जिसमें एक समस्या टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पुरुषों के केस में देखा जाता है कि डबल एक्स और वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है। इस केस में जो पुरुष उससे प्रभावित होंगे उनकी हाइट जो है वो काफी अधिक हो सकती है, उनके अंदर में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है, उनके शरीर के अंदर में जो एक तरीके से जो हेयर है, उनके शरीर के ऊपर जो बाल है वो कम हो सकते हैं। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है क्लाइनफेल्टर में। टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है वह मौजूद है। अब जब सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा तो इस केस में जैसे 2500 के केस में एक महिला को इससे ग्रसित हो सकती है, एक महिला जो है वो इससे ग्रसित हो सकती है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि महिलाओं में कद जो है वो छोटा हो सकता है, उनके जो एक तरीके से जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसका डेवलपमेंट सही से ना हो, ये पॉसिबल हो सकता है कि जो गर्भाशय का जो डेवलपमेंट है वह सही से ना हो, वह गर्भ धारण ना कर पाए, हार्मोन्स की कमी हो। तो ये समस्या जो है वो टर्नर सिंड्रोम में हो सकती है। उनका जो साइज है वह कम हो सकता है, अंडाशय की जो कार्य प्रणाली है उसमें कमी हो सकती है, जो प्रजनन अंग है, जो अंडे की कोशिकाएं हैं, जो सेक्स हार्मोन्स हैं, उसमें कमी आ सकती है। तो एक टर्नर सिंड्रोम है जिसमें कमी देखने को मिलती है एक्स क्रोमोसोम की, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें अधिक पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम। तो अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें थोड़ा बहुत जो इंपैक्ट है उसको हार्मोन थेरेपी से मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। XXY जो है क्लाइनफेल्टर, उसमें भी ट्रीटमेंट के लिए हार्मोन थेरेपी और बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरीके से निजात पाना मुश्किल है क्योंकि वह जीन्स के अंदर में है, बट हाँ उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव जो है वो जरूर निकाला जाता है। तो ये दो तरीके की समस्याएं हैं, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। आई होप ये दोनों चीज क्लियर है। आज 2 घंटे की क्लास है। थैलेसीमिया की समस्या से जान जा सकती है? हाँ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। टर्नर सिंड्रोम में जो एक्स है वो एक तरीके से परिवर्तित हो चुका है। देखो आज आपकी 2 घंटे की क्लास है, आज 1 घंटे की क्लास नहीं है, आज 2 घंटे की क्लास है। ट्रांसजेंडर, मैंने आपको बोला ना, जेंडर जो है वो एक सोशल आइडेंटिटी है, जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल नहीं होता। और हमारे क्रोमोसोम्स जो है, जैसे अगर आप देखते हो कि हमारे शरीर के अंदर में 23 पेयर जो है, यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है, 46 गुणसूत्र है। इन 46 गुणसूत्रों के अंदर में हर एक क्रोमोसोम जो है, हर एक गुणसूत्र जो है उसके अंदर में हजारों की संख्या में जीन्स होते हैं। हर एक गुणसूत्र के अंदर में 1000 से लेकर 1500, 700, 800 से लेकर 1500 अलग अलग जीन्स जो है वह मौजूद होते हैं। इन जीन्स में चेंज के कारण अलग अलग रूप जो है या अलग अलग प्रकृति जो है वह इंसानों में देखने को मिलती है। या अलग अलग जो है वह क्रोमोसोम्स के अंदर में भी जीन्स मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स मौजूद है उसके कारण भी जो प्रकृति है इंसान की वह अलग अलग हो सकती है। डबल एक्स वाई ट्रांसजेंडर हो सकता है, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज आप समझो, जेंडर इज अ सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी का मतलब ये कि यह एक तरीके से इमोशनल आइडेंटिटी होती है। एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी में आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो ऐसा नहीं कि उनके में जेड क्रोमोसोम आ जाएगा। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम ही जनरली ट्रांसफर होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन यह जो जेंडर है या किसी के प्रति जो आकर्षण है वो जेंडर के हिसाब से तय होता है, और वह सोशल आइडेंटिटी है। हार्मोन थेरेपी की मदद से इसकी जो समस्या है उसको कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। डाउन सिंड्रोम में 21st जीन क्यों रिपीट है? क्यों रिपीट है का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर से लेकर ड्रग से लेकर जो प्रदूषण की समस्या है वो हो सकती है, कार्सिनोजेनिक मटेरियल हो सकते हैं, नेचुरल रेडिएशन हो सकता है, न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं के कारण हो सकता है। चलिए अब आते हैं इससे आगे। इससे आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वह है मेडिसिन को लेकर, कि दवा आखिर होती क्या है, दवा के अंदर में क्या क्या चीजें जो है, कैसे दवा के द्वारा हमारा ट्रीटमेंट होता है। अभी तक हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है दवाओं के बारे में, मेडिसिन के बारे में। देखो, अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें, अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें
तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक केमिकल पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है। और इस मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन कैसे काम करता है इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन या दवा जो है वो हमारे शरीर के अंदर में कैसे काम करती है और कैसे इसका दुष्प्रभाव होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी तक जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिकाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोशिकाओं में प्रोटीन मौजूद होता है। हमारे शरीर के अंदर में प्रोटीन मौजूद होता है, कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, और हमारे शरीर के अंदर में जो भी गतिविधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन के द्वारा संचालित होती हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। तो अब देखो, अगर हम मेडिसिन की बात करें, दवाओं की बात करें, तो दवाएं भी जो है वह एक तरीके से प्रोटीन की तरह बनाई जाती हैं। दवाओं को भी एक तरीके से प्रोटीन के रूप में बनाया जाता है या केमिकल के रूप में बनाया जाता है। तो यह भी एक तरीके का प्रोटीन टाइप का ही सब्सटेंस होता है, या प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर जो है वह इनके अंदर देखने को मिलता है। इनके अंदर भी प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर जो है वह हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चीज क्लियरली समझना कि मान लेते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर में कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, जैसे मान लेते हैं किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को हाथ पैर में दर्द हो रहा है, किसी को हो सकता है कि थोड़ा फीवर हो, या कोई मान लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया जो है वह शरीर में आ चुका है, तो उसके कारण कोई समस्या हो, तो उसके कारण कोई समस्या हो, तो इन सभी समस्याओं में हम अलग अलग दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। जब हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो मेडिसिन जो है वो अलग अलग तरीकों से हमारे शरीर के अंदर में पहुंचता है, अलग अलग तरीकों से हमारे शरीर के अंदर में पहुंचता है। या तो हो सकता है कि हमने डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू उसको इंसर्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि हमने उसको मेडिसिन के रूप में, पिल्स के रूप में, दवाओं की गोली के रूप में खाया हो। तो अगर हम पिल्स को लेते हैं, अगर हम कोई पिल को लेते हैं, अगर हमने कोई गोली खाई, हमने दवा की कोई गोली खाई, तो यह गोली हमारे शरीर के अंदर में जाएगी। शरीर के अंदर जाने के बाद यह दवाइयां लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। जब हम किसी भी मेडिसिन को लेते हैं तो मेडिसिन जो है वो अलग अलग तरीकों से हमारे शरीर के अंदर में पहुंचता है, अलग अलग तरीकों से हमारे शरीर के अंदर में पहुंचता है। या तो हो सकता है कि हमने डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू उसको इंसर्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि हमने उसको मेडिसिन के रूप में, पिल्स के रूप में, दवाओं की गोली के रूप में खाया हो। तो अगर हम पिल्स को लेते हैं, अगर हम कोई पिल को लेते हैं, अगर हमने कोई गोली खाई, हमने दवा की कोई गोली खाई, तो यह गोली हमारे शरीर के अंदर में जाएगी। शरीर के अंदर जाने के बाद यह सबसे पहले कहां पे जाएगी? यह जाएगी हमारे पाचन तंत्र में। हमारा जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र के थ्रू यह जाने का काम करेगी, यह हमारे पाचन तंत्र से होकर गुजरेगी, यह हमारे पाचन तंत्र से होकर गुजरेगी। पाचन तंत्र मींस यह हमारे पेट में जाएगी, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, जो छोटी आंत है और जो हमारा जो पेट है उसमें यह पहुंचेगा। इसके बाद यहां पे इसका डाइजेशन होता है, इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद यह हमारे रक्त में पहुंचेगा, यह हमारे ब्लड में पहुंचेगा, यह हमारे ब्लड में, यह हमारे रक्त में पहुंच जाता है, और रक्त के माध्यम से फिर यह हमारे पूरे शरीर में जाएगा। तो मान लेते हैं अगर आपने घुटने में हो रहे दर्द के लिए कोई मेडिसिन लिया, कोई पेन किलर लिया, तो वह आपके ब्रेन तक भी पहुंचेगा। अगर हमने घुटने के दर्द के लिए कोई मेडिसिन लिया है, कोई दवा ली है, तो वह हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंचेगा। तो यह सिंपल सा फंडा है कि अगर आप मेडिसिन खाते हो तो मेडिसिन जो है वो आपके शरीर के हर एक पार्ट तक जाता है। पहले वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में गया, हमारे पाचन तंत्र में गया, पाचन तंत्र में उसका पाचन होगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाएगा, और उसको तोड़ने के बाद वह फिर हमारे शरीर के रक्त के माध्यम से अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगा। अब मान लेते हैं यह ब्लड के माध्यम से हो सकता है कि हमारे एक तरीके से जहां पे दर्द हो रहा था वहां पे भी पहुंचा, जहां पे नहीं हो रहा था वहां पे भी पहुंचेगा। इसीलिए कई बार मेडिसिन जब आप खरीदते हो तो मेडिसिन पे एक लिखा होता है साइड इफेक्ट, जिसमें लिखा होता है कि इसके कारण आपको वोमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, या बाकी समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यह तभी होता है जब वो आपके शरीर के अनेक हिस्सों से होकर गुजरता है, और वहां पे किसी ना किसी दूसरे प्रोटीन के साथ या हमारे अलग अलग कोशिकाओं के साथ अगर इंटरेक्ट कर लेता है तो फिर यह समस्या होती है। नॉर्मली आज के डेट में हमारी जो मेडिसिन बनती है उसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो बाकी जगह से इंटरफेयर ना करे, बाकी जगह से उसका एक तरीके से जो इंटरेक्शन है वह ना हो, और वह सिर्फ उन्हीं जगह को टारगेट करे जहां पे समस्या है। तो अब धीरे धीरे दवाइयों में और रिफाइनमेंट आ रही है और बेहतर इनको किया जा रहा है, बट ये दवाइयां हमारे शरीर के सभी भाग से होकर गुजरती है, और इसी में यह हमारे शरीर के एक और भाग से होकर गुजरेगी जिसका नाम है लीवर।
यह हमारे शरीर के लीवर से होकर भी पास करेगी। और अगर यह हमारे शरीर के लीवर के पास जाती है तो हमारे शरीर के लीवर को एक तरीके से केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। यह हमारे शरीर के अंदर में केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी काम करता है। यह जो है हमारे शरीर के अंदर में केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी काम करता है। तो यह उन एक तरीके से यह जो अलग अलग जो मेडिसिन आती है उन मेडिसिन को यह जो लीवर है वो प्रोसेस करेगा। यह केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारे शरीर के अंदर में केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम करता है। तो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम करने के कारण यह जो लीवर है इन केमिकल्स को ब्लड में आया मेडिसिन क्या, रासायनिक पदार्थ, तो इन केमिकल्स को हमारे शरीर से हटाने की, तोड़ने की कोशिश करता है, इनको हटाने की कोशिश करता है हमारा लीवर। और हटाने के बाद वापस से यह किडनी में भी पहुंचता है। यह जो केमिकल्स है वो किडनी में भी पहुंचेंगे और किडनी भी इनको बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू जो है वह उनको शरीर के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं उसका 10 से 15% हमारे शरीर में काम करता है और लगभग 80 से 85%, 85 से 90% मेडिसिन जो है वह वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। लगभग 85 से 90% जो मेडिसिन है, जो दवाइयां हैं, वो हमारे शरीर से अलग अलग वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, चाहे वो पसीना हो या फिर हो सकता है कि मल मूत्र हो, उनके थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर में नॉर्मली दवाइयां ऐसे काम करती है। दवाइयां सिर्फ एक जगह पर नहीं जाती, दवाइयां हमारे शरीर के हर एक भाग से होकर गुजरती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन करते हो तो इससे लीवर और किडनी दोनों को खतरा होता है, क्योंकि लीवर उसको प्रोसेस करता है और साथ ही साथ यह किडनी से होकर भी पास करता है। तो जब हम बहुत अधिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसके कारण, या फिर इवन अल्कोहल जो है, जब अल्कोहल का भी सेवन किया जाता है तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल भी एक केमिकल है और केमिकल है तो वह लीवर तक जाएगा। तो अल्कोहल का भी सेवन करने पर लीवर पर खराब असर पड़ता है, दवाइयों का भी अत्यधिक सेवन करने पर लीवर पर खराब असर पड़ता है। तो ये सभी समस्याएं जो है वह दवाइयों के कारण होती है, या दवाइयां इस माध्यम से हमारे शरीर के अंदर में जाती है। अब दवाइयों में अलग अलग प्रकार हैं, दवाइयां जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ दवाइयां जो है वो आपको एक सप्लीमेंट की तरह दी जाती है कि आपके शरीर के अंदर में अगर विटामिन की कमी है, अगर आपके शरीर के अंदर में आयरन की कमी है या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो उन कमी को दूर करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। बट दो अलग अलग प्रकार होते हैं मेडिसिन के जो काफी कॉमन है। एक जिसका नाम हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, और दूसरा जिसका नाम है एंटीवायरल। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। चलिए अब यहां पे एंटीबायोटिक और एंटीवायरल को लेकर बात करते हैं कि आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या और इनका क्या असर पड़ता है। एंटीबायोटिक का मतलब है, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है जो जीवित है। तो एंटीबायोटिक मींस एक ऐसी दवाई जो किसी जीवित प्राणी के खिलाफ बनाई गई हो। किसी जीवित प्राणी के खिलाफ बनाई जाने वाली जो दवा है वह एंटीबायोटिक कहलाएगी। जैसे अगर हमारे शरीर के अंदर में कोई भी माइक्रोब्स है, जो लिविंग माइक्रोब्स है, लिविंग माइक्रोब्स यानी कि जो जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर में कोई भी अगर जीवित प्राणी जो है वह पहुंचता है तो उसके खिलाफ, जीवित प्राणी के खिलाफ अगर हमें कोई एक्शन लेना है, अगर जीवित प्राणी को जीवित प्राणी जो है वह पहुंचता है तो उसके खिलाफ, जीवित प्राणी के खिलाफ अगर हमें कोई एक्शन लेना है, अगर जीवित प्राणी को खत्म करना है, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई एक तरीके से मान लेते हैं बैक्टीरिया आ गया, या फिर इसी से संबंधित कोई प्रोटोजोआ आ गया, या इसी प्रकार का कोई फंगी आ गया, तो ये सभी जो है वो जीवित हैं। जो जीवित हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, जो जीवित हैं उनको मारा जा सकता है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है कि एंटीबायोटिक उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है जो कि जीवित हैं। अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो सबसे पहले उस बीमारी से, उस जीव को खत्म कर दिया जाता है और हमारे शरीर को उस रोग से एक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोध की क्षमता है, उसको भी बढ़ाने का काम करती है, कि रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है वह भी बढ़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें एंटीवायरल की, तो वायरस के बारे में हम सभी ने पढ़ा था कि यह नॉन लिविंग है, यह जो है वो जीवित नहीं है, यह नॉन लिविंग है, यह है जीवित नहीं है। तो अगर यह जीवित नहीं है, अगर यह जो प्राणी है वह जीवित नहीं है, तो फिर इसको मारेंगे कैसे? अगर कोई जीवित होगा तब उसको आप मार सकते हो,
तो वायरस तो जो है वो नॉन लिविंग के तरीके से होता है, यह लिविंग सेल है ही नहीं। यह एक तरीके से जब कोई सेल होगा, कोई कोशिका होगी, तब तो आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे। वायरस क्या करता है? वायरस हमारे कोशिकाओं पर कब्जा करता है। वायरस जो है वो हमारे शरीर के आने के अंदर, हमारे शरीर में आने के बाद हमारी अपनी कोशिकाओं को अतिक्रमित या अतिक्रमण कर लेता है। तो अगर हम अपनी ही कोशिकाओं पर अटैक करें, और अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है, वह उस मेडिसिन को लेकर हर एक पार्ट तक लेकर जाता है, हमारे शरीर के हर एक कोने तक लेकर जाता है। तो अगर हम एंटीवायरल को रखें और एंटीवायरल के माध्यम से अगर हम अपने शरीर की कोशिकाओं को टारगेट करें, तो इससे असर क्या होगा कि हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उन सभी पे प्रभाव पड़ सकता है, उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो एंटीवायरल के केस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी कोशिकाओं पर अटैक कैसे करें, क्योंकि ब्लड तो हर जगह लेकर जाएगी। इस चीज को ध्यान से समझना। एंटीवायरल के केस में अगर आपने सोचा कि चलो, जैसे अगर मान लेते कि कोई अलग अलग, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि अलग अलग जगह होते थे, उनमें जो राजा है वो किला बनाकर रहते थे, और उस किले पे अगर आक्रमण कर लिया तो कई बार ये तरीका होता था कि आप उस किले में आग ही लगा दो, किले में आग लगा दो, उसके अंदर में जो भी लोग हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो कोशिका है वो तो हमारा अपना किला है, और हमारे अंदर ब्लड जो है वह हर एक किले तक लेकर जाएगा, हर एक कोशिका तक लेकर जाएगा। तो अगर हमने कोई ऐसा मेडिसिन बनाया जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को ही टारगेट करता है, तो फिर सबसे बड़ी समस्या होगी कि उसको हम रोकेंगे कहां और कहां पे इसको हम अटैक कराएंगे। तो एंटीवायरल जो है वह किसी को मारता नहीं, किसी को खत्म नहीं करता, यह सिर्फ हमारे जो रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करता है, इम्यून सिस्टम को आगे और मजबूत करने की कोशिश करता है, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है, हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त है, रक्त के अंदर में जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर में जो टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं हैं, वह अपना काम करना स्टार्ट करे। जो टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं हैं वह अपना काम करना स्टार्ट करें, और साथ ही साथ यह सिम्टम को हटाता है, सिम्टम से हमें निजात दिलाता है। जो लक्षण है, लक्षण में क्या होता है कि मान लो जैसे आपको वायरल हुआ या कोई वायरस का अटैक हुआ, तो आपके अंदर में फीवर दिखता है। फीवर जो है एक बीमारी नहीं है, फीवर जो है एक लक्षण है। हमारे शरीर के अंदर में अगर फीवर होता है तो फीवर जो है एक लक्षण है, एक सिम्टम है, एक तरीके से यह बॉडी का मैकेनिज्म है, शरीर की एक किसी वायरस को या बैक्टीरिया को खत्म करने की एक कवायद है, एक शुरुआत है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस अंदर ही खत्म हो जाए, या उसकी जो प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए। कई बार हमारे अगर वायरस का अटैक होता है तो क्या होता है कि हमें सर्दी की समस्या हो जाती है, जिसमें बलगम और बाकी सारी चीजें निकलती है, तो ये सभी जो है, या छींक होती है। तो अगर छींक भी है, जो स्नीजिंग है, जो कफिंग है, जो छींक होना होता है, इन सभी के केस में यह सभी लक्षण है, सिम्टम है। यह बीमारियां नहीं है, यह सिम्टम है, लक्षण है। तो इन लक्षणों को कम करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको वायरल का इंपैक्ट होता है, फिर भी आपको काम पे जाना है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो इन वायरल का इंपैक्ट को कम करने के लिए या उसके लक्षणों को कम करने के लिए हम एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक और एंटीवायरल में अंतर है। एंटीबायोटिक जो है वह उस बैक्टीरिया को टारगेट करके खत्म करेगा, सिम्टम को भी खत्म करेगा, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाएगा। वायरल क्या करेगा? वायरल उस वायरस को खत्म नहीं करेगा, उसके प्रति जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो लक्षण है उनको कम करने की कोशिश करेगा। आई होप क्लियर है। संपर्क में आने से होता है, हाँ, वायरल बिल्कुल फैल सकता है संपर्क में आने से। चलिए, अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको जनरली बोला क्या है कि जनरल साइंस जो है वह मेंस के हिसाब से जनरल साइंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, या मेंस को लेकर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अब यहां पर एक टॉपिक ऐसा है जहां पे आपको एक संभावना है कि आपको मेंस से संबंधित टॉपिक जो है या मेंस से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, और वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं या एंटी माइक्रोबियल्स खाते हैं, उनके प्रति एक प्रतिरोध जो है वह विकसित हो जाए, जिसको हम एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं, या रोगाणु प्रतिरोध क्षमता के रूप में जानते हैं।
इसको हम रोगाणु प्रतिरोध क्षमता के रूप में जानते हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता के रूप में जिसको हम जानते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब ये क्या है इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, और इससे आपको मेंस से संबंधित जो एक तरीके से रोगाणुरोधी प्रतिरोध, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, रोगाणु का मतलब जो एक तरीके से जो आपके अंदर में रोग पैदा करते हैं, जो माइक्रोबियल्स है, जो ऐसे रोग पैदा करने वाले जो जीवित प्राणी हैं उनको रोगाणु बोलते हैं, उनके एंटी जो होता है उसको रोधी बोलते हैं। तो रोगाणु प्रतिरोध क्षमता यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यह क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे यहाँ हमारे आसपास में जनरली क्या होता है कि हमारे आसपास में सभी लोग डॉक्टर हैं। हमारे आसपास में जितने लोग हैं वो सभी लोग एक ना एक तरीके से डॉक्टर हैं। कई लोग आप में से बैठे हुए हैं वो भी डॉक्टर है। हमारे आसपास में हमारे कई जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वह भी एक तरीके से डॉक्टर है। कई आप में से कई लोग हैं जो मुझे भी डॉक्टर समझ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि इस बीमारी में कौन सी दवा खानी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि हमारे आसपास में, और अभी तो वो टाइम भी है, व्हाट्सएप वाला भी टाइम है जिसमें सभी लोग व्हाट्सएप पे भी डॉक्टर है, फेसबुक पे भी डॉक्टर है, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर है। तो हमारे आसपास में डॉक्टर्स जो है वो काफी अधिक है। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग जो है वो ऑटोमेटिक मेड डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री खुद से डाउनलोड की हुई है। तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास। अब डॉक्टर होने का मतलब यह है कि यह सभी लोग अपने हिसाब से दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं। कि अगर मान लो आपको फीवर हो गया, आपको तुरंत एक रिकमेंडेशन मिलेगा कि आप पैरासीटामोल या डोलो 650 mg या सेट्रीजीन, एस्पिरिन, एजिथ्रोमाइसिन, इस तरीके की दवाई जाकर मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो। कई बार आप मेडिकल शॉप पे जाओगे, मेडिकल शॉप वाले को भी आप बोलोगे कि मुझे फीवर दिख रहा है या मुझे फीवर लग रहा है, तो वो खुद से कुछ दवाई आपको दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये दवाइयां जो है वो असर करती हैं और जो प्रॉब्लम है वो खत्म भी हो जाती है। तो फिर आप सोचते हो कि डॉक्टर के पास जाके 200, 400, 500 रुपए देने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक हो ही जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो दवाइयों की जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काउंटर पे, ओवर द काउंटर, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर में या हिंदी न्यूज़पेपर में भी आपको ओटीसी लिखा दिखेगा, ओटीसी सेल ऑफ ड्रग्स, यानी कि ओवर द काउंटर दवाओं की खरीद बिक्री या दवाओं की बिक्री। तो ओवर द काउंटर दवाओं की बिक्री यानी कि काउंटर पे गए और दवाई के काउंटर पे गए, दवाई खाने गए और वहां पे आपने कोई दवा मांगी, उस दवा के दुकानदार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पूछे आपको दवाइयां दे दी। तो हम इस तरीके से दवाइयों को कंज्यूम करते जाते हैं, दवाइयों को खाते जाते हैं। अब आप एक चीज समझना, जब आप दवा खा रहे हो तो आपके शरीर के ऊपर कुछ बुरा असर तो पड़ेगा, लीवर, किडनी, इन सभी पे बुरा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अभी हम लोगों ने देखा दवा के कारण कि दवा के कारण क्या समस्या होती है। दवा का 10 से 15% हिस्सा, 20% हिस्सा जो है वो इस्तेमाल होता है, बाकी 80% जो है वो बाहर निकलता है। अब देखो ओवर द काउंटर सेल के कारण क्या होगा कि जो रिमेनिंग 80% जो दवा का अंश है, वह 80% दवा का अंश कहां आया? हमारे जल में, हमारे मिट्टी में यह आकर जमा हो जाएगा, हमारे सॉइल में, हमारे वाटर में, यानी कि हमारी मिट्टी में और हमारी जल में यह आकर जमा हो जाएगा। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी हमारे शरीर का मलमूत्र है, वह मिट्टी में या पानी में जाकर मिलता है। तो अल्टीमेटली जो दवा आपने खाई, वह दवा ने आपके शरीर को तो प्रभावित किया ही, वह हमारे वातावरण में भी चला गया और वातावरण में जाकर वह मिट्टी और पानी में मिल गया। अब हमारे आसपास में जो यह मिट्टी पानी है, इसी में क्या बैक्टीरिया पाया जाता है? जो हमारे आसपास में जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो रोगाणु है, जो माइक्रोबियल्स है, वह कहां पाए जाते हैं? इसी मिट्टी में, इसी पानी में वह माइक्रोब्स जो है वो पाए जाते हैं। यानी ये जो रोगाणु है, यह जो माइक्रोब्स हैं, वह इसी मिट्टी में पाए जाते हैं और इसी मिट्टी के अंदर में, इसी जल के अंदर में वह उनको लगातार एक तरीके से मेडिसिन की सप्लाई मिल रही है, थोड़े थोड़े अमाउंट में। एक बार आप किसी एक टैबलेट को वहां पे फेंकते हो तो उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उनका जो पूरा पर्यावरण है वह टॉक्सिक होता जा रहा है। अब आप सभी ने एक चीज देखा होगा, कि हमारे आसपास में जनरली होता क्या है, अगर हम अपने घर की बात करें, अगर हम लोग अपने घर की बात करें, तो आप सभी ने एक कॉमन चीज देखा होगा कि जैसे ही बरसात के दिन आते हैं या गर्मी के दिन आते हैं, तो मच्छरों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, मच्छरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। और इन मच्छरों को दूर करने के लिए हम लोग कई अलग अलग चीजों का प्रयास करते हैं, जिसमें हम लोग मैक्सो मॉर्टिन से लेकर गुड नाइट कॉयल या गुड नाइट मशीन्स और बाकी सभी चीजों को लगाते हैं। जब इन मॉस्क्यूटो कॉइल्स को लगाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप 2-3 महीने तक सेम मॉस्क्यूटो कॉइल को इस्तेमाल करो,
अगर आप 2-3 महीने तक एक ही अगरबत्ती को इस्तेमाल करो, एक ही टाइप की अगरबत्ती को इस्तेमाल करो, तो अगले 2-3 महीने के बाद आप देखोगे कि उसी अगरबत्ती के ऊपर में वो मच्छर बैठा हुआ आपको मिलेगा, उसी पे वो बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा होगा कि हाँ चलो ये तो हमेशा ही रहता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है मच्छरों में भी, कि अगर हम सेम चीज को बार बार डाल रहे हैं, सेम जो टाइप का जो मेडिसिन है या सेम टाइप की अगरबत्ती है उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद वही वहां पे आकर उसी मॉस्किटो कॉइल के ऊपर में आके हमारा मच्छर जो है वो बैठा रहता है। तो ठीक वैसे ही हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हम अपने पर्यावरण के साथ कर रहे हैं, वैसा ही हम अपने सॉइल और मिट्टी के साथ कर रहे हैं, मतलब मिट्टी और पानी के साथ कर रहे हैं। तो उस मिट्टी और पानी में हमने लगातार एंटीबायोटिक 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 डालते चले गए। इन सभी को हमने एंटीबायोटिक से भरपूर कर दिया है। हमारी मिट्टी जो है, हमारा जो जल है, वो एंटीबायोटिक से भर चुका है। और इसी एंटीबायोटिक में हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो रोगाणु हैं, जो जीवाणु है, वह इसी मिट्टी में, इसी दूषित मिट्टी में या इसी एंटीबायोटिक से भरपूर मिट्टी में उनका जन्म हो रहा है, वह इसी में बड़े हो रहे हैं, इसी में उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसी में वो विकसित हो रहा है। तो अब ये सोचो कि यहां से कोई रोगाणु, यहां से कोई माइक्रोब अगर हमारे शरीर के अंदर में आता है, यहां से अगर कोई पैथोजन है, यहां से कोई बैक्टीरिया है, यहां से कोई भी माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर में आता है और हम एंटीबायोटिक लेंगे, अगर हम अपने शरीर के अंदर में एंटीबायोटिक लेंगे उस बैक्टीरिया के खिलाफ, तो उस बैक्टीरिया को लगेगा अरे ये तो घर वाली बात हो गई, हमारे घर पे भी ऐसा ही एंटीबायोटिक मौसम था या एंटीबायोटिक पर्यावरण था, और इस मानव शरीर के अंदर में भी ऐसा ही एंटीबायोटिक है, तो होम लाइक फीलिंग हो गई। होम सिकनेस भी नहीं होगी कि हाँ चलो मानव शरीर से बाहर निकलना है। जैसे आप दूसरे शहर में जाते हो तो आपको होम सिकनेस होती है, उनको वैसे ही लगेगा कि ह्यूमन शरीर में आए थे तो होम सिकनेस हो रही थी, बट इस व्यक्ति ने एंटीबायोटिक खा लिया तो अब तो बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, कि पहले जैसे हमारा घर हुआ करता था ठीक वैसा ही वहां पे एंटीबायोटिक कंडीशन जो है मानव शरीर के अंदर भी निर्मित हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि आप एंटीबायोटिक खाते जाओ और उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा। आपको लगेगा कि इससे क्या ही दिक्कत है। इससे दिक्कत यह है कि यह बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो जाएगा कि हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक मौजूद है हम उन सभी को लेते रहेंगे और उसके बाद भी एक कॉमन बीमारी को दूर कर पाना मुश्किल होगा, एक साधारण सी बीमारी को भी दूर कर पाना मुश्किल होगा। और इस केस में लोगों में जो डेथ की संख्या है, लोगों की जो जान जाने की संख्या है, वह कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। और यह सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं होगा जिसने मेडिसिन लगातार लिया है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के साथ होगा जो उस एरिया में रहते हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उन सभी के साथ यह समस्या देखने को मिलेगी कि उनके शरीर के अंदर में उन्होंने कभी दवाई नहीं लिया, बट उनके आसपास के लोगों ने लिया, उसके कारण उनका जो पूरा पर्यावरण है वह एंटीबायोटिक से भरपूर है। अब उनको पहली बार कोई बीमारी हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया, बट उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। इसके कारण आज के डेट में, इसके कारण हमारे देश में टीबी का जो इलाज है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो इलाज है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी, इस बैक्टीरिया के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण हमें टीबी की समस्या हो सकती है। अब यह जो बैक्टीरिया है वह उसी एनवायरमेंट में रह रहा था जहां पे हमने इतने सारे एंटीबायोटिक को पहले से डंप करके रखा हुआ है, फेंका हुआ है। तो अब इस बैक्टीरिया में वह रोग प्रतिरोध की क्षमता आ चुकी है, रोगाणु प्रतिरोध की क्षमता आ चुकी है। तो अब इस बैक्टीरिया पे किसी मेडिसिन का असर नहीं होगा और टीबी जिसका इलाज संभव है, उस बीमारी से भी लोगों की मृत्यु हो रही है। इंडिया में सबसे अधिक, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण जो डेथ होती है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक इंडिया में होती है। जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता जो है वो सबसे अधिक इंडिया में देखी जाती है, और इसके कारण पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मौतें हो रही है उसका अधिकतर जो हिस्सा है वो भारत में होता है, क्योंकि भारत में लोगों में एक जनरल टेंडेंसी है कि हम मेडिसिन का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, और इसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो चुका है, और इस केस में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस यानी रोगाणुरोध प्रतिरोध की क्षमता जो है वो विकसित हो चुकी है। इसके कारण क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है? सबसे पहला, ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग्स। ओवर द काउंटर सेल ऑफ ड्रग्स यानी कि दुकान पे जो दवाओं की जो बिक्री होती है, दवाओं की जो बिक्री होती है, दवाओं की जो बिक्री हो रही है, दवाओं की जो बिक्री हो रही है, इसके कारण ओवर द काउंटर यानी काउंटर पे जो दवाओं की जो बिक्री हो रही है, एक तरीके से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के उसका असर होता है। दूसरा, हमने जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। जो हमारे आसपास में जो पशु हैं, जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, उन सभी में भी हमने एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दिया। उन सभी में भी हमने एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे आसपास के जो जानवर हैं, ओके, जानवरों में भी एंटीबायोटिक का, जानवरों में भी एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण भी इस पे असर पड़ता है। हम अपने खेतों में, हमारे जो खेत हैं,
हमारे जो खेत हैं उन खेतों में भी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेतों में हम और भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उस केमिकल के इस्तेमाल के कारण भी, खेतों में जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उस केमिकल के इस्तेमाल के कारण भी इस पे असर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो दवा की दुकानें हैं, वह क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके पास दवा जो है वो एक्सपायर कर गई, अब एक्सपायर होने के बाद तो कोई खरीदेगा नहीं, हालांकि उसमें भी कई बार लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है कि दवा एक्सपायर कहां होती है, दवा तो ट्रीटमेंट के लिए तो एक्सपायर कहां होगी। तो उन दवाओं को फिर वो क्या करते हैं, सिंपली हमारे पर्यावरण में फेंक देते हैं। इसको लेकर रूल बना हुआ है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जो इस तरीके हॉस्पिटल के जो वेस्ट मटेरियल है, जो हॉस्पिटल के जो अपशिष्ट है, उनका प्रॉपर ढंग से, समुचित ढंग से उनका जो एक तरीके से निवारण है वह जरूरी है। लेकिन हॉस्पिटल सोचते हैं इतना कौन सोचता है, फेंक देते हैं, ये सब तो मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी में जाने के बाद क्या समस्या होगी। तो यहां पे वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स अब एक दो चीज और देखना, हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर में ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है या किसी और तरीके की समस्या है, टीबी की समस्या है या बाकी कोई समस्या है, बाकी कोई बीमारी है, तो उनको कई बार इंजेक्शन दिया जाता है, उनके कई बार खून की जांच होती है और बाकी सभी चीजों की जांच होती है। अब ये जो दूषित खून है या उसको साफ करने के लिए जो दूषित कपड़ा है, जो दूषित एक तरीके से कॉटन है, जिस रुई का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी पे एंटीबायोटिक्स के कण जो है वह मौजूद होते हैं, एंटीबायोटिक जो है वह उसके अंदर भी मौजूद होता है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये रुई है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इस रुई में अगर खून लगा है या इस रुई में अगर एंटीबायोटिक लगा है तो उसका क्या ही असर होगा। और फिर जो हॉस्पिटल वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उस रुई को, उस इंजेक्शन को, बाकी सभी चीजों को नॉर्मल घर के कचरे की तरह उसको भी बाहर फेंक आते हैं। या कई बार जो एक तरीके से जो पट्टी बांधी जाती है, जिस पट्टी में कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनको भी हम सिंपली इस तरीके से फेंक देते हैं कि इसमें क्या ही हो जाएगा, किसी का क्या ही बिगड़ेगा। पर जब वही एंटीबायोटिक से लैस चीजें हमारे पर्यावरण में पहुंचती है तो बैक्टीरिया के धीरे धीरे जो या जितने भी रोगाणु हैं उनकी जो प्रतिरोध की जो क्षमता है वह और बढ़ती जाएगी, उनके अंदर जो रेसिस्टेंस है वह और बढ़ता जाएगा, और इस केस में हमारे यहाँ यह जो बीमारी है वह कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आई होप ये क्लियर है। इसी को सुपर बग्स भी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल, इसी को सुपर बग्स भी कहा जाता है। सुपर बग को लेकर यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था कि सुपर बग किसको कहते हैं। हाँ देखो, इसमें जो टॉपिक है ना, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, या क्यों फैलता है और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इसको लेकर क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लेकर कई बार एडिटोरियल भी आपको मिलते रहेंगे, तो उनको आप जरूर देखना। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या रोकना पड़ेगा, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो दवाओं की जो बिक्री है उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। बैन ऑन ओटीसी सेल, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, हिंदी में भी इसको ओवर द काउंटर लिखते हैं, यानी कि जो काउंटर पे जो दवाओं की जो बिक्री होती है उसको बंद करने की जरूरत है, उसको बैन द ओटीसी सेल विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अगर दवाओं की बिक्री होती है ओवर द काउंटर तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दवाओं की बिक्री पर, ओवर द काउंटर दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना इसका पहला वे फॉरवर्ड हो सकता है कि इसको यहां से रोका जा सकता है। दूसरी चीज, हमारे खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, सॉरी केमिकल पेस्टिसाइड यूज होते हैं, हमारे खेतों में जो कीटनाशक यूज होते हैं, हमारे खेतों में जो कीटनाशक जो इस्तेमाल होते हैं उन पर भी हमें रोक लगाने की जरूरत पड़ेगी। जिन कीटनाशकों का हम उपयोग करते हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी कीटनाशक डाल रहे हैं, तो उन पर एक तरीके से रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण भी हमारे जो अलग अलग बैक्टीरिया है वह और पावरफुल बनते जाएंगे। यह कीटनाशक भी एक तरीके से एंटीबायोटिक ही है। तीसरा, जो पशु हैं, जो हमारे आसपास में जो पशु हैं, पशुओं के केस में, पशु के केस में पशुओं में जो दवा का इस्तेमाल है, पशुओं में जो दवा का इस्तेमाल है उसको भी एक तरीके से दवा का जो इस्तेमाल है, दवा का जो इस्तेमाल है उसको भी एक तरीके से प्रतिबंधित करने की जरूरत है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, उस पर भी हमें प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ेगी कि इस पे भी हम एक तरीके से प्रतिबंध लगाएं, तब इसको रोका जा सकता है। चौथी चीज, अगर हमें इसको रोकना है तो हमें और क्या करना पड़ेगा कि जो हॉस्पिटल है यानी कि हॉस्पिटल में जो कचरा जमा होता है, हॉस्पिटल में जो वेस्ट जमा होता है,
हॉस्पिटल का जो अपशिष्ट है या नर्सिंग होम का या फार्मेसी का हो जाए या नर्सिंग होम का हो जाए, इन सभी का जो कचरा है, इन सभी का जो कचरा है उनका प्रॉपर निवारण हो, उनका समुचित ढंग से निवारण किया जा सके, उसके बाद ही उनको फेंका जाए। तो यह भी यहां पे जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों में सबसे पहले जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि खुद से डॉक्टर ना बने और ना ही आप दूसरे के लिए डॉक्टर बने। कि ऐसा नहीं कि जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि कल सुबह से मुझे सर्दी खांसी बुखार है, अब उसको तुरंत रेकमेंड कर दो कि नहीं डोलो 650 mg ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, तुरंत ठीक हो जाएगा। तो देखो, जो भी हमें बीमारियां होती हैं, जो भी हमें कॉमन बीमारियां होती है, आपने देखा होगा जनरली कई बार डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई वायरल फीवर होता है या कोई बैक्टीरिया होता है, आपको एक दिन का समय देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता है, हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, वो कई बार उस बीमारी को एक दिन के अंदर में कम करने की खुद ही कोशिश में लग जाती है। अगर कम फीवर है, मान लो बहुत ही कम फीवर है, बहुत ही कम लक्षण है, तो उस समय तुरंत दवा लेना जो है वह उसका सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि पहले ही फीवर कम है या अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है, इसी समय हम दवा ले लेते हैं ताकि और ना बढ़े। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि अगर हमें कम ही फीवर है, उसी समय हमने दवा ले लिया, हमने सोचा कि अब फीवर बढ़ेगा ही नहीं, हमने कितना स्मार्ट काम किया। बल्कि ये काम जो है एक तरीके से हमारे शरीर पर भी असर डालता है और दूसरा हमारे पूरे पर्यावरण पर असर डालता है। तो जागरूकता लोगों में फैलाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने इसमें कुछ कदम भी उठाए, जिसमें एक था रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन, रेड लाइन कैंपेन, रेड लाइन कैंपेन क्या है कि अगर आप कोई एंटीबायोटिक खरीदते हो या आपके घर में कोई एंटीबायोटिक है, आप उस पर देखना जो दवा की जो एक तरीके से मान लो ये आपकी दवा की स्ट्रिप है, तो उसमें एक आपको पतली सी लाइन दिखाई देगी रेड कलर की, पतली सी एक लाइन दिखाई देगी रेड कलर की। उस रेड कलर का मतलब होता है कि इस दवा को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। इस दवा में अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, अगर आपको डॉक्टर ने लिखकर नहीं दिया है, तो बिना डॉक्टर की इजाजत के आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें। तो इसको लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई थी। तो आई थिंक आप सभी को इसके बारे में मालूम चला होगा, रेड लाइन कैंपेन के बारे में आप जानते थे? क्या आप रेड लाइन कैंपेन के बारे में जानते थे? रोहित मौर्य, सीतापुर। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो फिर आप इतना सुबह सुबह अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? अब देखो, आप सभी लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मींस आप उन जागरूक लोगों में से हो जिनको हमारे आसपास की बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम है। अगर आपको रेड लाइन कैंपेन के बारे में नहीं मालूम है, तो आप उन सभी लोगों के बारे में सोचो जो बाकी लोग इन सभी चीजों से, कई चीजों से अनभिज्ञ हैं। आपको, चलो, आप आज के बाद आपको एक मालूम होगा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता जो है वो कैसे विकसित होती है। बट हमारे समाज में क्या सभी लोगों को मालूम है कि ऐसी भी कोई चीज है? या फिर सरकार ने कोई रेड लाइन कैंपेन चलाई है? कभी लोगों को इस बारे में मालूम चला कि उस दवा के ऊपर जो रेड कलर का जो बार लगा हुआ है, जो रेड कलर का साइन है, वो किस चीज के लिए है? तो कहीं ना कहीं जागरूकता को फैलाने में हम अभी बहुत ही पीछे हैं। जब इतने पढ़े लिखे लोगों को इसके बारे में कम मालूम है या नहीं मालूम है, तो फिर बाकी जो जनता है उनको कहां से मालूम चलेगा? तो सबसे पहले जरूरत जो है वो जागरूकता फैलाने को लेकर है। रेड लाइन कैंपेन गवर्नमेंट ने स्टार्ट जरूर किया है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ऐसा हमने आपके लिए स्टार्ट किया है। रेड लाइन कैंपेन जो है, जब भी आप कोई दवा देखोगे, एंटीबायोटिक देखोगे, तो उस पर एक रेड कलर का एक लाइन जो है वो रहता है कि जैसे ये दवा है, इस पे आपको एक लाल रंग की एक लाइन जो है वो दिखेगी। इसके ऊपर आपको एक लाल रंग की एक लाइन जो है वो दिखेगी। उस रेड लाइन का मतलब है कि आप इस दवा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। 2014-15 के आसपास में गवर्नमेंट ने ये रेड लाइन कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया था। यही बात है कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो गांव में जो लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा, और गांव क्या, जो शहरों में जो लोग हैं उनको कैसे पता होगा? आई होप क्लियर है। मेडिकल वेस्ट को, जो मेडिकल जो कचरा होता है, जो मेडिकल अपशिष्ट है, उसको निवारण करने के लिए जो डॉक्टर्स है या जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप इसके जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। तो उसको केमिकल से वॉश करना पड़ता है, उसको केमिकल से उसके जो एक तरीके से उसका जो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है। और उसके लिए भी बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए अलग गाड़ी आती है, अलग उसका एक तरीके से उसका अलग उसके कचरे का प्रबंधन जो है वो अलग ढंग से होता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको सिंपल कचरे के साथ फेंक सकते हो, उसको अलग तरीके से उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। घरों में इसका डिस्चार्ज करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए,
एक बार 2 लाइन में AMR को एक्सप्लेन कर दीजिए। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी रोगाणुरोध प्रतिरोध क्षमता एक ऐसी समस्या है जिसमें दवाओं के अधिक इस्तेमाल होने के कारण, दवाओं का अधिक इस्तेमाल होने के कारण हमारे आसपास के वातावरण में एक एंटीबायोटिक पर्यावरण का निर्माण हो चुका है। और इसी एंटीबायोटिक पर्यावरण में नए बैक्टीरिया जो है वो पनप रहे हैं, नए बैक्टीरिया का विकास हो रहा है, उनका एक तरीके से उसी में ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। और इसी के कारण यह जो बैक्टीरिया, यह जो जीवाणु या इस तरीके के जो रोगाणु हैं वह इसी पर्यावरण से आते हैं जिसमें ऑलरेडी एंटीबायोटिक था। तो जब वो हमारे शरीर के अंदर आएंगे तो शरीर के अंदर आने के बाद अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उन बैक्टीरिया या उन जीवाणुओं के प्रति कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा, उन रोगाणुओं के प्रति कोई भी असर इस एंटीबायोटिक का देखने को नहीं मिलेगा। और इसे ही हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के रूप में जानते हैं। आई होप क्लियर रहेगा। हाँ, हॉस्पिटल्स में जमा करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर रेड पत्ती है, रेड लाइन है, तो उसका मतलब वही है कि उसके ऊपर उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। चलिए, रेड लाइन है तो उसका मतलब वही है कि उसके ऊपर उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। चलिए, अब हम आते हैं इसके आगे। अब दवा के अंदर में हमें दो चीजें और देखनी है। दवा के अंदर में हमें दो चीजें और देखनी है, एक है ब्रांडेड और एक है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक दवा और ब्रांडेड दवा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको एक बार आप समझने की कोशिश करना। ब्रांडेड दवा और जेनेरिक दवा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको आप देखने की कोशिश करना। एक बार ध्यान से समझोगे दोनों चीजें आसानी से क्लियर होगी। इनसे सवाल आता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अगर हम कोई भी दवा की बात करते हैं, मान लो कोई एक नई बीमारी आई, कोई एक नया डिजीज आया, कोई एक नई बीमारी आई, कोई भी नई बीमारी जो है उसका ग्रोथ हुआ। तो अगर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी से निपटने के लिए, उस बीमारी की समस्या से निपटने के लिए जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं वह काम करना स्टार्ट करती हैं। कई प्राइवेट कंपनी जो होंगी जो एक तरीके से दवाएं बनाती हैं, और सरकारी संस्थाएं जो है वो दवाएं बनाती हैं, वह इस काम में जुट जाएंगे। अब मान लो कोई एक बीमारी है, मान लेते हैं इस बीमारी का नाम है एक्स नाम की एक बीमारी है। इस एक्स नाम की बीमारी के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसके इलाज के लिए कोई दवा जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, इस एक्स बीमारी की एक तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी। अब यहां पे स्टार्ट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट। अब यहां पे स्टार्ट होगा रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान एवं विकास का कार्य जो है वो यहां से स्टार्ट होता है कि अब हम इस पे अनुसंधान करना स्टार्ट करेंगे। अनुसंधान करना यहां से हम स्टार्ट करेंगे, अनुसंधान करेंगे कि इस बीमारी से निपटने के लिए किस तरीके की मेडिसिन, किस तरीके की दवा बनाने की जरूरत है। इस अनुसंधान और विकास के कार्यों में कितना समय भी लग सकता है, या 2 दिन भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, या इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि अनुसंधान के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। जब आपको मालूम चलेगा तभी मालूम चलेगा, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। यह अनुसंधान का समय है, इसमें लगेगा बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक पैसा और समय, पैसा और समय, बहुत अधिक पैसा और समय इस अनुसंधान में लगेगा। और इसमें भी गारंटी नहीं होती कि इसमें आपको रिजल्ट मिल ही जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसमें पैसा और समय लगा। रिसर्च और डेवलपमेंट होने के बाद अब दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है, जहां पे स्टार्ट होगा ट्रायल। और ट्रायल मींस एक बार हमने दवा डेवलप कर ली, इसको बना लिया। बनाने का काम सबसे कम है, बनाने का काम जो है वो सबसे छोटा है। आपको मालूम है केमिकल फॉर्मूला ये है, ये सब्सटेंस लगेगा, यह हमारा कच्चा सामग्री हो गया, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपने वह दवा बना ली। दवा बनाने के बाद स्टार्ट होगा ट्रायल। ट्रायल में पहले कुछ जानवरों पर, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो चूहे होते हैं, बंदर होते हैं, उन पर ट्रायल किया जाता है। तो पहले होगा एनिमल ट्रायल, यानी कि पशुओं पर पहले ट्रायल होगा। पहले होगा पशुओं पर इसका ट्रायल किया जाएगा। पशुओं पर ट्रायल होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, अगर पशु पर ट्रायल हुआ, उस पर यह सफल रहा, तो सफल होने के बाद अब इसका स्टार्ट होगा मानवों पर ट्रायल। जो मानव है, जो मनुष्य है, उस पर इसका ट्रायल स्टार्ट होगा, कि जो मनुष्य है उनके ऊपर भी इसका ट्रायल होगा। और यह है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि सबसे पहले आपको उन लोगों को खोजना पड़ेगा जो इस बीमारी से ग्रसित है। मान लेते हैं ये एक्स नामक बीमारी है, तो इस एक्स नामक बीमारी से कौन से लोग ग्रसित हैं, पहले आपको उनको खोजना पड़ेगा। उनको खोजने के बाद उनको इस बात के लिए मनाना पड़ेगा कि हम आपको एक ट्रायल वाली दवा दे रहे हैं। ट्रायल वाली दवा का बुरा असर भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट। लोगों को खोजना पड़ेगा जो इस बीमारी से ग्रसित है, कि जो मनुष्य है उनके ऊपर भी इसका ट्रायल होगा। और यह है सबसे मुश्किल काम,
क्योंकि सबसे पहले आपको उन लोगों को खोजना पड़ेगा जो इस बीमारी से ग्रसित है। मान लेते हैं ये एक्स नामक बीमारी है, तो इस एक्स नामक बीमारी से कौन से लोग ग्रसित हैं, पहले आपको उनको खोजना पड़ेगा। उनको खोजने के बाद उनको इस बात के लिए मनाना पड़ेगा कि हम आपको एक ट्रायल वाली दवा दे रहे हैं। ट्रायल वाली दवा का बुरा असर भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या आप समाज के हित के लिए अपने जान की कुर्बानी देना चाहेंगे? तो उसमें बहुत कम लोग तैयार होंगे और उन कम लोगों पर फिर यह ट्रायल होगा। उन ट्रायल में अगर यह सक्सेसफुल रहता है, उस ट्रायल में अगर यह सक्सेसफुल होगा, तो उसमें सक्सेसफुल होने के बाद दूसरा स्टेज आता है कि अब आता है इसके बाद अगला जो स्टेज आएगा, अब आएगा इसकी अनुमति लेना। यानी अब इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इस पे जो अथॉरिटीज हैं, जो अलग अलग जो प्रशासनीय अनुमति जो होगी वह लेनी पड़ेगी कि चलो भैया, हमने क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, हमने पशुओं पर ट्रायल कर लिया, अब हमें इसकी लाइसेंस मिल जानी चाहिए कि इस दवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अलग अलग संस्थाएं होंगी, जैसे हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको एक तरीके से अनुमति दी जाएगी कि चलो आपकी दवाई जो है वह सभी टेस्ट में पास हो गई। तो देखो इस स्टेज पे भी, ट्रायल के स्टेज पे भी बहुत अधिक पैसा लगेगा। पैसा लगेगा, इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी समय लगेगा। लाइसेंस लेना भी एक टफ काम है। भले ही एक तरीके से सरकारी तरीके से देखो या औपचारिक तरीके से देखो, ऑफिशियल तरीके से देखो तो इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन सभी जानते हैं कि अनऑफिशियल तरीके से अगर आपको लाइसेंस भी लेना है तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यह भी वह स्टेज है जिसमें या तो आपको बहुत अधिक पैसा देना पड़ेगा या फिर आपको बहुत अधिक समय देना पड़ेगा। तो ये तीसरा स्टेज आ गया लाइसेंस का। और इसके बाद चौथा स्टेज स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग या मार्केटिंग या ब्रांडिंग। कि अब आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर्स के पास जाकर उनको गिफ्ट देना पड़ेगा कि चलो भैया आप ये मेडिसिन जो है वह रेकमेंड करो, यह मेडिसिन आप किसी को दो, और मेडिसिन आप देते हो तो उसके बदले हम आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप ऑफर करेंगे, हम आपको हो सकता है इंडोनेशिया भेज दें, हम आपको हो सकता है श्रीलंका भेज दें या फिर अफ्रीका भेज दें। तो अलग अलग जगहों पे हम आपको टूर के लिए भेजेंगे या आपको अलग अलग गिफ्ट देंगे। तो फिर डॉक्टर उस दवा को सजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी अगर कंपनी दवा बनाती है तो उसको इन सभी में पैसा और समय देना पड़ेगा। और जब यह कंपनी फाइनली इस दवा को बना लेती है और लोगों के पास जब यह दवा जाती है, तो इस कंपनी ने जितना पैसा लगाया है उस पैसे को वह चाहेगी कि उस पैसे से उसको मुनाफा हो। तो इसने एक दवा के मैन्युफैक्चर में कम से कम 3 से 4 साल, कम से कम 3 से 4 साल या हो सकता है 6 से 7 साल भी लगाए हो, कई बार 10 साल से भी अधिक लगाए हो। तो अगर किसी कंपनी ने इतना समय और इतना पैसा खर्च किया है तो जाहिर तौर पर यह चाहेगी कि हमें उस पैसे का कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, हमें उस पैसे से कुछ ना कुछ मुनाफा मिले। तो इसी के लिए जब यहां से ब्रांडेड मेडिसिन आएगा, जब ब्रांडेड दवाई आएंगी मार्केट में, तो उस दवा की कीमत जो है वो अधिक होगी, क्योंकि इस दवा को बनाने में, इस दवा को तैयार करने में, इस दवा को मार्केट तक पहुंचाने में, दुकानों तक पहुंचाने में बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ा है। तो यह जो कंपनी होगी, यह कंपनी को एक अधिकार दिया जाता है। अधिकार क्या है कि अगले 20 सालों तक 20 सालों तक उसका एक अधिकार होगा इस दवा पे, कि 20 साल तक वह सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी जो है वह इस दवा को मैन्युफैक्चर कर सकती है, बाकी दूसरी कोई कंपनी इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इसको बना नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको 20 साल तक एकाधिकार मिलता है, पेटेंट मिलता है। इनको इसके लिए पेटेंट मिलेगा कि अगले 20 सालों तक सिर्फ आप ही इस दवा को बना सकते हो, दूसरी कोई कंपनी इस दवा को नहीं बनाएगी, ताकि 20 सालों के अंदर में आप अपना जो भी मुनाफा है उसको निकाल लो। तो ये हो गई हमारी ब्रांडेड दवाएं। अब जैसे ये 20 साल खत्म हो गया, आफ्टर 20 इयर्स, तो जब 20 साल खत्म हो गया, तो 20 साल खत्म होने के बाद अब सभी लोगों को यह अधिकार है कि उस मेडिसिन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दवा बना सके। और उस मेडिसिन के फॉर्मूला से अगर आपको दवा बनाना है तो सबसे पहली बात, अब आपको रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं करना है। ट्रायल जो है, इस ट्रायल में भी आपको बहुत कम समय देना है, क्योंकि अगर 20 साल से दवा का इस्तेमाल हो रहा था तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि किस किस हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल हुआ है और आसानी से आप उसके जो रिजल्ट है उसको खरीद सकते हो। तो ट्रायल में भी बहुत कम वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसे में आप उसका ट्रायल जो है वो ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो बहुत कम पैसे और ट्रायल में आप ले सकते हो। और तीसरी बात आई, अब आते हैं इसको मार्केट में बेचने की। मार्केट में बेचने के लिए मान लो ये एक्स के लिए दवा बनाई, मान लेते हैं इस ब्रांडेड दवा का नाम था लेट अस से एबीसी। ब्रांडेड दवा जो था उसका नाम था एबीसी, और इस एबीसी की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए थी। इस एबीसी की कीमत जो है वो 100 रुपए थी। अब इस ब्रांडेड वाले के रिस्पेक्ट में किसी एक मैन्युफैक्चरर, मान लेते हैं कंपनी है, मान लेते हैं केकेआर नाम की कोई कंपनी है,
CSK भी रख सकते हो, KKR भी रख सकते हो। तो KKR नाम की कोई कंपनी है, इसने ये जेनरिक दवा बनाना स्टार्ट किया, या कोई व्यक्ति है जिसने ये जेनरिक दवा बनाना स्टार्ट किया। तो ना तो उसको रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा लगा, ना ट्रायल पे बहुत अधिक पैसा लगा। अब वह यही ABC दवा का एक रूप बनाएगी जिसका नाम इसने रख दिया XYZ, या सिर्फ उसके फॉर्मूला के नाम पे, सिर्फ उसके फॉर्मूला के नाम पे बेचना स्टार्ट किया, नाम भी नहीं रखा, फॉर्मूला के नाम पे बेचना स्टार्ट किया। और यहां पे 100 रुपए है, यह अपने दवा का कीमत जो है वो 10 रुपए रख सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को इतना पैसा खर्च करना पड़ा है, रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग से लेकर सभी चीजों पर। इस कंपनी को 10 पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। रिसर्च डेवलपमेंट पहले से हो चुका था, ट्रायल अवेलेबल था ही, सिर्फ कच्चा सामग्री लाना है, फॉर्मूला निकालना है और यह दवा बनाकर मार्केट में बेच देना है। ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ एक बोतल पानी आपको 100 रुपए में मिल रहा है, दूसरा बोतल पानी आपको 10 रुपए में मिल रहा है। ज्यादातर जो जनता है वो 10 रुपए वाले सामान खरीदेगी। तो जेनरिक दवाओं को बेचने के लिए उनको इवन 10 रुपए की मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हाँ, दुकानदारों को बोल देना है कि चलो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन अधिक होगा, तुम बेच दो। तो इस तरीके से जेनरिक दवा जो है वो ऑटोमेटिक बिक जाती है। इन दोनों का जो प्रभाव है, दवा का जो प्रभाव है, दोनों का बराबर होगा। दोनों सेम दवा है, दोनों सेम दवा है, सेम फॉर्मूला, सेम सामग्री। अंतर सिर्फ आता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। इधर रिसर्च डेवलपमेंट ब्रांडिंग करना पड़ा है, दूसरी तरफ नहीं करना पड़ा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांडेड दवा, इसको बोलते हैं जेनरिक दवा। इंडिया में सबसे अधिक जेनरिक दवा का मैन्युफैक्चर होता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे अधिक जो जेनरिक दवाओं की जो एक तरीके से बनाई जाती है वो सबसे अधिक इंडिया में बनाई जाती है। और भारत बहुत अधिक मात्रा में जेनरिक दवाओं का बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। इसीलिए भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में कहा जाता है कि दुनिया का जो दवाई खाना है वो भारत है। जो तीसरी कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है कि गरीब देशों के लिए, जो फार्मेसी है, गरीब देशों के लिए जो दवाई खाना है वो भारत है। क्योंकि भारत में बहुत अधिक जेनरिक दवाओं का मैन्युफैक्चर होता है, इनको बनाया जाता है और इनको अलग अलग देशों में भेजा जाता है। तो एक संस्था है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संस्था है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, और उस संस्था ने भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के दवा खाने की उपाधि से नवाजा है। तो आई होप जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर है ये समझ में आएगा आपको। पहचान करने का सिंपल है, जो ब्रांडेड दवा है उस पे उसका ब्रांड नेम, उस दवा का जो नाम है वो लिखा होगा। जो जेनेरिक दवा है उस पे सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा होता है, उस पे सिर्फ उस फॉर्मूला को लिखा होता है। उसका कुछ नाम डाला जा सकता है या नहीं भी डाला जा सकता है। जनरली जो आपको ब्रांडेड दवा है वो बहुत अच्छी पैकेजिंग और सभी चीजों में आएगी, बहुत अच्छे से कवर और बाकी आएगी। जेनेरिक दवा जो सिंपल आपको नॉर्मल तरीके से आपको मिलेगी। आप दुकानदार से पूछोगे जेनेरिक दवा इसका देने के लिए तो आपको दे देगा, तरीके से आपको मिलेगी। आप दुकानदार से पूछोगे जेनरिक दवा इसका देने के लिए तो आपको दे देगा। हाँ, लाइसेंस सभी का लेना पड़ता है, जेनरिक मेडिसिन का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप दवा नहीं बेच सकते। हाँ, ह्यूमंस पे परमिशन के लिए भी ट्रायल लेना पड़ता है। देखो, दोनों का असर सेम होता है। कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है नहीं लेनी है ये आप डॉक्टर से पूछोगे, मुझसे नहीं पूछोगे, ठीक है। दोनों का अगर हम एक तरीके से साइंटिफिक ढंग से बोले तो दोनों का जो असर है वो सेम होगा। आपको कौन सी दवा खानी है ये आपको डॉक्टर बताएंगे। चलिए, तो फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी। जिनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है एक बार टेक्निकल टीम को मेल कर दे, मैसेज कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप मेल कर दीजिए, अगर मैसेज पे नहीं मिल रहा है तो आप मेल कर दीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।